हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम वी टू रिटेल का Q2 FY26 का कॉन कॉल स्टडी करेंगे। एंड या लेट्स फाइंड कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है एंड फ्यूचर में क्या करेंगे। विद दैट मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ। हो सकता है बहुत कंट्रोवर्शियल वीडियो हो मेरा, क्योंकि एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग टू हियर गुड थिंग्स अबाउट वी टू रिटेल, बट द थिंग्स आई हैव फाउंड कैन आपको थोड़ा शायद हर्ट भी हो सकता है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इमोशनली एंड आपके लिए चीज़ें नई होंगी। सो आई डोंट नो आप एक्सेप्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट येस वी टू रिटेल के जो कॉन कॉल जो चीज़ें मुझे मिली, आई एम नॉट बायस्ड, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है ना मुझे कोई बहुत प्यार है किसी भी कंपनी किसी भी स्टॉक से, कोई मुझे मतलब नहीं है। बट वन थिंग, आई रिसर्च, आई स्टडी इट एंड मैं पूरा खोल के उसको आपके सामने रख रही हूँ। जो आपको लगता है आप अपना डिसीजन बनाना, एंड जो मुझे लगा मेरे ओपिनियंस मैं आपसे शेयर करूँगी एंड एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट, सो मैं आपसे शेयर कर दूँगी एंड आप अपना डिसीजन उसके बेसिस पे बनाना। सो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। डू योर थिंग, मेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओपिनियंस, नॉट समवन एल्सेस, राइट। सो एक तो 4-5 वीडियो देख के अपना डिसीजन और कन्विक्शन बनाना बंद करो। ओनली थिंग विच विल हैपन कि तुम फंस जाओगे और कुछ भी नहीं। सो या पढ़ के पढ़ाई लिखाई करके सोचो समझो। एंड द कॉन कॉल वॉज, मतलब इतना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कॉन कॉल कि आप समझ नहीं सकते हो। यू जस्ट नीड सम क्रिटिकल थिंकिंग एंड योर कॉमन सेंस, राइट। सो लेट्स फाइंड व्हाट कंपनी इज डूइंग एंड या क्या क्या बोला है कंपनी ने। सो आज तो काफ़ी लेट हो गया मुझे वीडियो बनाते बनाते। इट्स ऑलमोस्ट 3 बजे से तो ऊपर ही हो गए रात के। यूजुअली मैं जल्दी बना देती हूँ, 12 बजे 11 बजे के बना के ख़त्म कर देती हूँ। से पूरा एक हफ्ता लग गया मुझे अच्छे से पढ़ने में स्टडी करने में। से स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका एक्सपेंशन के बारे में। सो साउथ इंडिया के एक्सपेंशन के बारे में पूछा है। हाउ विल कंपनी गोइंग टू एक्सपैंड इन साउथ इंडियन रीजन, राइट। सो कर्नाटका में लगभग 18 स्टोर्स कंपनी ने खोल दिए हैं। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग मार्केट ओवर हियर, ये इन्होंने बताया है। गोवा में 2 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में भी एंट्री लिया है इस साल एंड रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, दिस इज़ व्हाट द कंपनी इज सेइंग। एंड साउथ विल बी अ बिग फोकस एरिया गोइंग फॉरवर्ड। आगे चल के साउथ इंडिया रीजन हमारा काफ़ी अच्छा एरिया बनेगा। एंड या मतलब इनका जो एक्सपेंशन का तरीका है उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक्सपेंशन प्लान जो है साउथ इंडियन के लिए वो अच्छा है। एंड येस कंपनी इज गोइंग टू एक्सपेंड इन साउथ इंडिया एज वेल। सो आपको साउथ इंडिया में इनके स्टोर के अकाउंट ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे कुछ आने वाले वक्त में होपफुली। सो या फिर इन्होंने तमिलनाडु का पूछा है कि तमिलनाडु में एंटर करोगे या नहीं करोगे। सो कंपनी ने बोला कि तमिलनाडु छोड़ो, हम पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स में रहेंगे आने वाले 2 से 3 साल में। सो ऑफ कोर्स मतलब अगर आप सारे स्टेट्स की बात करो तमिलनाडु विल बी द वन ऑफ देम, राइट। विद दैट इन्होंने बात किया है, आर यू प्लानिंग ओमनी चैनल क्विक कॉमर्स लाइक डी मार्ट रेडी। सो ओमनी चैनल की प्लानिंग कर रहे हो आप, ऑफलाइन में तो प्रेजेंट हो ही, आप ऑनलाइन में भी प्रेजेंस बनाओगे। एंड डी मार्ट रेडी इज काइंड ऑफ वेरी क्विक कॉमर्स लाइक योर ब्लिंकिट बट स्पेशली फॉर डी मार्ट। सो वो कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ में ही वर्क करता है डिपेंडिंग कि आपकी स्टोर्स लोकेशन कहाँ पे है। सो समथिंग लाइक दैट आप ओमनी चैनल अपने बिजनेस में इस्टेब्लिश करोगे नहीं करोगे। सो द कंपनी सेड येस वी हैव प्लान फॉर this online channel as well and we are exploring technologies। अभी हमारे जितने भी करंट स्टोर्स हैं उनके साथ में, बट अभी हमें कोई टेक्नोलॉजी पार्टनर मिला नहीं है, हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। सो अभी हमको उसमें वक्त लगेगा एंड लगभग अगले साल तक हमारा जो ये है लाइव हो जाएगा, यानी कि अगले साल तक हमको प्रोबेबली आपको ये ओमनी चैनल वाला इनका देखने के लिए मिलेगा। सो विद दैट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा है इन्होंने, तो स्टोर ब्रेक इवन टाइम, मतलब कि स्टोर का ब्रेक इवन कितने वक्त में होता है। अब जो क्वेश्चन था उसमें तो बस ब्रेक इवन पूछा गया, बट कंपनी ने क्लियरली आंसर नहीं दिया है। मतलब कि एक आपका
केपेक्स ब्रेक इवन होता है, एक आपका ओपेक्स ब्रेक इवन होता है। केपेक्स ब्रेक इवन इज लाइक आपने शुरू से अभी तक कितना पैसा उसमें लगा दिया, लाइक आपको स्टोर खड़ा करने में जो आपका पैसा लगा है, जो लगभग ऑन एन एवरेज वी टू रिटेल का 2 से 2.5 करोड़ रहता है, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग द इन्वेंट्री। सो या एंड उस पर्टिकुलर केपेक्स का जब तक रिकवर नहीं होता उसको बोलते हैं केपेक्स ब्रेक इवन। एंड ये आपका ओपेक्स विच इज़ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ब्रेक इवन। स्टोर को चलाने का खर्चा आपका जब निकलने लग जाए स्टोर से तो आपका ओपेक्स आना वहाँ से शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे फिर जो कंपनी ने बात बताई दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इट सेल्फ हमारा जो स्टोर है ओपेक्स ब्रेक इवन कर देता है। हालांकि ब्रेक इवन बोला सो ओपेक्स केपेक्स का नहीं था, बट यूजिंग आर कॉमन सेंस ही ओपेक्स ब्रेक इवन की बात करें, केपेक्स ब्रेक इवन आने में टाइम लगता है, राइट। सो पहले ही मंथ से जो ये बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन हो जाता है एंड 750 से 800 पर स्क्वायर फीट का जो है स्टोर हमारा बिजनेस करने लग जाता है, इतनी सेल्स हमारी आने लग जाती है और ब्रेक इवन हमारा 500 पर स्क्वायर फीट पे हो जाता है, यानी कि पहले ही मंथ में हमारा ब्रेक इवन ओपेक्स का हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, 800 रुपये का जो PSF है दैट लुक्स वेरी अनरियल, मतलब कि ऑन एन एवरेज जब कोई भी स्टोर ओपन होता है सो उसका ये जो PSF है इतना हाई नहीं होता है, यूजुअली इतना हाई नहीं होता है। स्टिल इफ वीडियो रिटेल इज रियली डूइंग दिस PSF, एक्चुअली मुझे इन नंबर्स पे अभी भी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है अभी भी कंपनी ने कुछ नंबर्स को ठीक से बताया नहीं है। सो जो इन्होंने बोला कि नए स्टोर्स का सारे का PSF बोला इन्होंने, विच इज़ नियर इम्पॉसिबल कि सारे स्टोर का PSF आपका 800 रुपीज़ आ रहा है। सो येस, एंड ऑन एन एवरेज जो आपका PSF एक नॉर्मल स्टोर देता है रिटेल की अगर आप बात करोगे सो दैट इज़ अराउंड 500 to 650, राइट। सो इतना आपका लगभग रहता है एंड 800 PSF इज लिटिल ऑन हायर साइड। आई एम स्टिल नॉट सेइंग कि इतना नहीं कर सकते, बट दैट इज़ वेरी अनरियल एंड इफ द कंपनी इज डूइंग दिस गुड थिंग, बट स्टिल मुझे इस पर डाउट है। एंड फिर उन्होंने एक चीज़ बोली कि हमारे स्टोर को फुल मैच्योरिटी पे आने में लगभग 2 से 3 साल लगते हैं। फुल मैच्योरिटी यानी अभी स्टोर खुलते से ही पहले मंथ में ही इनका जो PSF है दैट इज़ 800 रुपीज़, एंड जब इनका स्टोर पूरी मैच्योरिटी पे आ जाता है दैट इज़ 1100 PSF, राइट। 1100 PSF पे जब इनका स्टोर पूरे तरीके से आ जाता है सो दैट इज़ द कंप्लीट मैच्योर लेवल। एंड जब आपका हर पर स्क्वायर फीट पे 1100 रुपये की सेल हो रही होती है एवरी मंथ, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, 800 PSF से लाइक आप देखो जब स्टोर खुल रहा है तब आपका 800 PSF की सेल्स जो है कंपनी कर पा रही है ईजिली, राइट। एंड इन्होंने इसको बहुत ही हाईलाइट भी किया है, सो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट 800 PSF से 1100 PSF आने में आपको लगभग 2 से 3 साल लग रहा है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज जब आप कैलकुलेट करोगे तो हर साल आपको 12.5% का ग्रोथ जो है PSF में देखने को मिलेगा, राइट, विच इज़ क्वाइट स्लोअर। मतलब कि अगर आप बाकी कंपनीज से कंपेयर करते हो सो वहाँ पे जो PSF है आपका ये बहुत जल्दी बढ़ने लगता है। मतलब स्टार्टिंग में PSF इतना अच्छा नहीं होता लेकिन वो रैंप अप कर लेता है, यानी वो अगले 1.5 से 2 साल में तो मेजॉरिटी पूरी हो जाती है किसी भी स्टोर की। मैक्स टू मैक्स 18 मंथ्स में आपका जो है इनका मेचोरिटी पूरा हो जाता है, राइट। बट कंपनी यहाँ पे 3+ ईयर्स की बात करती है मेचोरिटी आने में। सो 800 PSF से 1100 PSF जाने में ही इनको लगभग 2 से 3 साल लग रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी बिग टाइम, मतलब कि स्टोर खुलते से इसका सिंपल सिंपल मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। सो स्टोर खुलते से ही तो हाइप क्रिएट होती है कि लाइक वाह वीडियो रिटेल का स्टोर खुला है, लेट्स गो एंड विजिट एंड लेट्स बाय समथिंग। फिर वो हाइप कुछ वक्त चलता है एंड उसके बाद में वो स्टोर नॉर्मल की तरफ जाते रहता है एंड वो PSF आपका इतना तेज़ी से नहीं ग्रो करता है। सो ये मतलब स्टार्टिंग में ग्रोथ अच्छा है बट आगे जाके ग्रोथ स्लो डाउन हो गया। ये जो चीज़ है ना दैट इज़ थिंक आई एम मतलब जो मुझे लगा कि यस यहाँ पे थोड़ा सा एक बॉटल नेक है। So, इसका रीज़न एक तो उन्होंने नहीं बताया एंड स्टिल इन्होंने तो ब्रेक इवन ही बोला था, वो तो ओपेक्स का मैं हिसाब लगा रही हूँ एंड ऑफ कोर्स ओपेक्स ही होगा, केपेक्स ब्रेक इवन तो आपको 3 साल के बाद में आ रहा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट इज़ लाइक आपको मैं वो बता देती हूँ, इट्स लाइक 800 PSF ये कर रहे हैं उसमें से ऑन एन एवरेज अगर आप ग्रॉस मार्जिन के हिसाब से देखते हो सो आपके लगभग 550 का तो आपके
ये कॉक्स कट जाएगा, विच इज़ दी कंप्लीट एप्पल जो आपने बाय किया। उसके बाद में जो अमाउंट बचता है उसमें से आपके लगभग लगभग 120 पीएसएफ के 120 पर स्क्वायर फीट का आपका कॉस्ट आ जाता है, इंक्लूडिंग द रेंटल्स एंड दी स्टाफ सैलरीज एंड ऑल द थिंग्स। उसके बाद में आपके ये कंपनी लेवल के कॉस्ट कटते हैं, दी हेड ऑफिस कॉस्ट, कॉपरेट वाली जो कॉस्ट होती है वो सारी कंपनी लेवल की कॉस्ट फिर उसमें से कटती है। सो अगर आप ऐसे यूनिट के हिसाब से हिसाब लगाओगे, सो एक्चुअली द प्रॉफिट तो है वो तो बना ही नहीं रहे, पहले पहले वक्त से स्टोर नहीं बना रहे, विच इज़ फाइन। मतलब कि रिटेल में ऐसे होता है, स्टोर स्टार्टिंग में नहीं बनाते हैं, बट जो मेच्योरिटी है उसके बाद में कितना बना रहे हैं उसके लिए भी कोई नंबर या कुछ दिया नहीं है। सो दैट इज़ वेरी टफ टू कैलकुलेट एंड इट इज़ लाइक जितना मैंने कैलकुलेट किया मुझे ये समझ में आया कि स्टार्टिंग में तो स्टोर की हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है एंड ड्यू टू दैट पीएसएफ बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत अच्छे नंबर्स कंपनी करती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोर पुराना होता जाता है वो हाइप भी चली जाती है, वो नंबर्स भी चले जाते हैं। सो दैट लीड्स टू अ मार्जिन ड्रॉप एंड ओवरऑल आपने इन्वेंट्री भी तो लगाई, आपकी इन्वेंट्री तो सबसे ज़्यादा रिस्क में है। सो थिंग्स डू नॉट वर्क वेल आफ्टर ओपनिंग द स्टोर। सो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, राइट। या सो ऑन एन एवरेज लगभग 10 से 12% पे ही आप ग्रो कर रहे हो देखा जाए तो, एक आपका स्टोर जो है। और अगर आपको एक अच्छे लेवल पे खेलना है, आपके हर स्टोर को आपको प्रॉफिटेबल एंड अच्छे तरीके से चलाना है, यू नीड टू डू एटलीस्ट लाइक डबल डिजिट में आपको ग्रो करना, डबल डिजिट एसएसजी आपको हर स्टोर का निकालना पड़ेगा, तब जाके आप जो है बीट कर पाओगे अपने पुराने स्टोर्स को, नए स्टोर्स को भी, राइट। सो दिस इज व्हाट आई गॉट टू नो एंड विद दैट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट मुझे एक यहाँ पे इनका साइकोलॉजी, एक मेंटालिटी समझ में आया कि ओपन स्टोर्स एंड ओपन स्टोर्स, मतलब स्टोर खोलते रहो, स्टोर खोलते रहो, स्टोर खोलते रहो। सो स्टोर तो खोल रहे हो आप, बट पीछे स्टोर्स का क्या चल रहा है उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, कोई उनका हिसाब नहीं है, कितने स्टोर्स उसमें से ढंग से चल पा रहे, कितने नहीं चल पा रहे। दे आर ओनली बिलीविंग इन ओपनिंग न्यू स्टोर्स। पिछले का क्या हिसाब है कोई मतलब नहीं है। एंड ये भी चलो माना यू आर डूइंग अ ग्रेट एक्सपेंशन एंड यू आर इन अ वेरी heavy capex mode, but doing this much capex without good management is not sustainable at all. We do not want just 86% का growth. कंपनी अगर 100% से भी ग्रोथ कर रही है टॉप लाइन में, डजेंट मैटर, बट नीचे आते आते आपके ग्रॉस मार्जिन घट गए, नीचे आते आते आपके प्रॉफिट मार्जिन घट गए, ईपीएस आपका घट गया, कुछ बच तो नहीं रहा है। एंड दिस इज नॉट समथिंग मार्केट वॉन्ट्स, राइट। आप खुद जाके देख लो 1 वीक से क्या हो रहा है। 1 वीक से अगर आप चार्ट वार्ट देखते हो, देख लो जाके अगर थोड़ा सा भी आपको फर्क दिखा है तो। एंड द थिंग इज, अगर वी टू रिटेल का रिजल्ट एक्चुअल में अच्छा होता, अब तक उठ जाता है इसका प्राइस, राइट। स्टिल एक हफ्ते से सेम रेंज में अटका हुआ है। एंड मेरा जो द फाइनेंशियल रिजल्ट वाला वीडियो था वो देख लेना, मैंने किस डेट को अपलोड किया था। सो यू विल गेट टू नो द रियल पिक्चर आउट ऑफ देयर। मतलब आप सिर्फ सुन के अगर कर रहे हो ना किसी और का कि यस वीडियो रिटेल इज द किंग ऑफ एप्पल सेक्टर एंड डिड ग्रेट मार्जिन्स, डिड ये डिड वो ये सब कुछ, एंड इवन मतलब यू आर जस्ट लिसनिंग टू अदर्स, यू डोंट नॉट इवन यूजिंग योर ओन ब्रेन। आपका पैड धीरे धीरे घटता जा रहा है। द वीडियो रिटेल इज इन वेरी लाइक अनस्टेबल मोड। मतलब आप ना इनका थोड़ा सा स्टडी करना। हर साल का एक क्वार्टर, सितंबर वाला कुछ क्वार्टर रहता है आपका, यस द मानसून क्वार्टर ओनली, वो माइनस में रहता है हर बार। सितंबर वाले क्वार्टर में आपको लगभग लगभग माइनस में मिलेगा। आई थिंक दैट इज द Q4 और द सितंबर वाला क्वार्टर, Q2 है या Q4, आई थिंक Q2 नहीं है, दैट इज Q4। सो देखना वो माइनस में रहता है एंड एक दिसंबर वाले क्वार्टर में हाइक आता है, उसके अलावा 2 क्वार्टर आपके नॉर्मल रहते हैं। सो दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। The market wants a real strategic growth, sustainable growth, incremental growth and profitable growth. सिर्फ आप टॉप लाइन में ग्रोथ करते जाओगे उससे भी कुछ नहीं होगा। दिस इज माई ओपिनियन एंड जो चीज़ें मैंने स्टडी करी एंड आई बिलीव दीज आर फैक्ट्स। अगर आप सिर्फ 86% को देख के कर रहे हो कुछ लेके नहीं निकलोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। सो या
मतलब जो जो साइकोलॉजी है कि जस्ट ओपन स्टोर्स एंड पैसा लो, स्टोर खोलो, पैसा लो, स्टोर खोलो, उसको चलना नहीं चलना उसके रिगार्डिंग कोई बातें नहीं हो रही है, मार्जिन्स को कैसे इंप्रूव करना उसके रिगार्डिंग कोई बातें नहीं हो रही। सो फॉर मी वहाँ चीज़ें जो है थोड़ी सी बदल जाती है। या विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे ये मोतीलाल ओसवाल से क्वेश्चन आया आपका, लेट्स स्टडी द क्वेश्चन। एंड डिमांड ट्रेंड ड्यूरिंग दिवाली एंड Q3। तो डिमांड ट्रेंड पूछा दिवाली एंड Q3 का, तो आई डोंट थिंक कि पूछने की जरूरत भी थी। ऑफ कोर्स अगर वी टू रिटेल पैन इंडिया पे ऑपरेट कर रहा है सो उनको दिवाली और Q3 दोनों में ही अच्छा देखने के लिए मिलेगा, इवन पूरे रिटेल सेक्टर को देखने के लिए मिलेगा। सो या एंड एनी चेंज इन स्टोर एडिशन गाइडेंस आफ्टर QIP। सो स्टोर एडिशन गाइडेंस को आप कैसे चेंज कर रहे हो? सो पहले इनके लगभग 100 स्टोर थे एंड अभी 100 स्टोर का गाइडेंस है एंड अभी 130 स्टोर खोलेंगे और अगले साल का टारगेट है 150 स्टोर। सो अगेन सिर्फ स्टोर ओपन करने की बात हो रही है, उसको प्रॉफिटेबल कितने वक्त में होगा, वो कितने वक्त बाद उसका PSF जो है प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करेगा उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं है, उसके मार्जिन कैसे काम करेंगे उसके रिगार्डिंग कोई बातें नहीं है। सो सिर्फ स्टोर ओपनिंग की बातें हैं एंड 130 स्टोर्स इस बार ही खोलेंगे एंड 150 स्टोर्स नेक्स्ट ईयर खोलेंगे। अब इसका जो पैसा है इन्होंने वैसे तो QIP से निकाला है बट स्टिल QIP का पैसा इज़ नॉट सफिशियंट। सिर्फ 400 करोड़ का इनका QIP है, उसका भी मैं आपको दे दूंगी लाइक कौन सा पैसा कहाँ जाने वाला है। सो भी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो या एंड फिर इन्होंने पूछा है कि वेयर हाउस और टीम इन्वेस्टमेंट के लिए कितना चाहिए होगा आपको 150 स्टोर ओपन करने में। वेयर हाउस में आप कितना स्पेंड करोगे और टीम इन्वेस्टमेंट में कितना, लाइक टोटल टीम एंड दी ऑल थिंग्स उसमें आप कितना करोगे। सो यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है केपेक्स और इन्वेंट्री लोग लगभग 350 करोड़ की इनको ज़रूरत पड़ेगी इन दी 150 स्टोर्स और एडिशनल वेयर हाउसिंग अगर आप लेते हो तो 25 से 30 करोड़ के वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लगभग इतना पैसा वेयर हाउसेस में लगेगा। एंड अगर आप दोनों को कंबाइन करोगे तो लगभग आपका 380 टू 400 करोड़ का केपेक्स टोटल लगेगा अगले साल टू 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 मेक 150 स्टोर्स लाइव, राइट। सो ये आपका टोटल केपेक्स का गाइडेंस है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी कंपनी ने 400 CR का QIP किया है एंड वो फंड रेजिंग तो ठीक है बट नेक्स्ट ईयर अगेन आपके पास में जो कैश, मतलब ऑफ कोर्स केपेक्स के लिए जो चाहिए पैसा उसके लिए इन्होंने 2-3 तरीके बोले। एक तो वेंडर क्रेडिट है कि हम लोग वेंडर से क्रेडिट पे लाएंगे, हमारा जो माल है आधा वेंडर क्रेडिट पे देगा, इंटरनली हम पैसा लगाएंगे और वर्किंग कैपिटल से लगाएंगे। बट स्टिल एक चीज़ और सुनो, QIP का 400 करोड़ का जो पैसा है उसमें से 165 करोड़ ये इस साल से वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो कैन यू लाइक थिंक एंड सी कि 400 करोड़ में से 165 करोड़ सिर्फ ये वर्किंग कैपिटल में डाल रहे हैं, यानी इनका जो कैश फ्लो है ओवरऑल अगर आप देखोगे सो दैट इज़ नॉट गुड। मतलब खुद का जो कैश है वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है एंड यू नीड एक्सटर्नल फंड्स ताकि आपका डेली बिजनेस के खर्चे निकले, डेली बिजनेस को चलाने के खर्चे आपके निकले। सो अगर आपका बिजनेस वर्किंग कैपिटल जो कि एक लाइक ऑयल है आपके बिजनेस का, उसके बिना आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। सो वहाँ भी आपको अगर फंड रेज करके उसको चलाने की ज़रूरत पड़ रही है, हाउ विल यू एफिशिएंटली ओपन दिस मच स्टोर्स। मेरा प्रॉब्लम स्टोर खोलने से नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग कि जितने स्टोर आप खोल सकते हो खोलो बट ऐसे अंधे होकर तो मत खोलो। मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल तक ठीक नहीं चल रहे एंड आपका इट्स लाइक इसमें से लगभग आपके 400 में से कुछ 100 करोड़ तो कॉर्पोरेट नीड्स के लिए इन्होंने साइड रखे हैं। सो इट इज़ लाइक वर्किंग कैपिटल एंड कॉर्पोरेट नीड्स भी आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप केपेक्स करोगे कहाँ से। एंड जिस हिसाब से आपने बोला है कि आप इंटरनली करोगे, आपके पास पैड तो कुछ बच ही नहीं रहा है, आपके पास ओवरऑल अगर आप देखोगे जेब में तो कुछ ज़्यादा कुछ आ ही नहीं रहा है। सिर्फ 17 करोड़ के पैड से हाउ विल यू ओपन
द स्टोर्स, चलो ये तो 1 क्वार्टर का मैं ले रही हूँ, पूरे अगर साल का ले लो, 100 करोड़ भी अगर आप ले लो, स्टिल आपका टारगेट 150 करोड़ का है, सो 150 स्टोर्स का है। सो ये मुझे फंडा समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आप 150 स्टोर खोलने की बात कर रहे हो, आज आपके पास पैसा नहीं है, फंड रेज कर रहे हो एंड आप सिर्फ स्टोर खोलने की बात कर रहे हो, उसको ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे चलाना है, स्टोर की हालात कैसे है, या उसमें इन्वेंट्री ठीक से सेल हो रहा है नहीं हो रहा है, उस सब चीज़ों के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं है। सो या मतलब आई एम क्लियरली सीइंग प्रॉब्लम्स एंड आई डोंट नो आप लोग कैसे इग्नोर कर पा रहे हो, मुझसे इग्नोर नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स। एंड जितना मैंने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग दीज आर सम थिंग्स, मतलब ब्रोकन, एवरीथिंग इनसाइड इज ब्रोकन। एंड कहाँ से केपिक्स करेंगे, कहाँ से नहीं करेंगे, कोई अता पता नहीं है। एक क्वेश्चन में भी बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी हम फिर से फंड रेज करेंगे। सो अब डेट 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 कितना बड़ा हो गया, अब डेट जाके एक बार देखना है इनका जो डेट है एंड कितना बड़ा हो गया। सो the things are not really supporting, fundamentals are not really supporting. So बस फिर और क्या है, मतलब मेरे लिए तो of course I will definitely stay out of, like मेरा तो इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, मैं तो कभी करूँगी भी नहीं। अगर जहाँ तक मुझे 4 चीज़, इंक्रीमेंटल ग्रोथ, इट्स लाइक धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है आपकी ग्रोथ में, दैट इज इंक्रीमेंटल ग्रोथ। सस्टेनेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल तो सब जानते ही है। एंड द ग्रोथ शुड सपोर्ट प्रॉफिट्स, आपकी प्रॉफिटेबल ग्रोथ होनी चाहिए, आप धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो, एंड स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए आपकी ग्रोथ। ये कुछ ऐसे जब आपके मैनेजमेंट काम करेगा, इस थिंकिंग के साथ काम करेगा, वहाँ यू विल गेट ऑपरेटिंग लेवरेजेस, ग्रेट पैड, ग्रेट कस्टमर का लाइक कस्टमर कैसे रिवर्ट कर रहे हैं, तब जाके things will go on and tab jaake the business will go in good direction. But after seeing these things, the fundamentals are broken inside and मुझे नहीं लगता it is sustainable। again I would say कहीं पे भी मुझे प्रॉफिटेबल, एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी तो है ही नहीं। स्ट्रैटेजी का तो अभी चलो और भी क्वेश्चंस है तो मैं वहाँ डिस्कस कर लूँगी, और बट कहीं से भी मुझे तो नहीं दिखती है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ है, बट सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ का मैं क्या करूँ, अचार थोड़ी डालना है मुझे रेवेन्यू ग्रोथ का, राइट। सो या फॉर मी थिंग्स आर नॉट वर्किंग। एंड इन्होंने ये भी बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ी हम फिर से फंड रेज करेंगे। कितना फंड रेज करोगे, कितना डाइल्यूशन करोगे, डेट कितना लोगे, ऑलरेडी इनका डेट एक बार आप जाके देखना। सो या चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा काम तो मेरे ओपिनियन शेयर करना एंड आपके सामने पूरी किताब खोल के रख देना है। आप डिसीजन लो, आप अपना डिसीजन बनाओ, आपका पैसा है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, बट यूज़ इट वाइसली, राइट, इन्वेस्ट इट वाइसली। कुछ भी किसी का सुन के मत करो। मैं तो हमेशा से ये बोलती हूँ, कल भी ये बोला था, आज भी बोल रही हूँ, आने वाले वीडियोज़ में भी ये बोलूँगी, किसी का सुन के मत करो, क्योंकि अगली बार वो सुनने वाला तुम्हें नहीं सुनेगा। जिसका तुमने सुन के किया ना वो तुम्हें सुनेगा ही नहीं। सो या अब QIP का मनी कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो रीपेमेंट ऑफ डेट, डेट का रीपेमेंट करेंगे। 400 करोड़ का इनका लगभग QIP हुआ है। सो उसमें 135 करोड़ जो है डेट में जाएगा, डेट रीपेमेंट में जाएगा। एंड वर्किंग कैपिटल में 165 करोड़, मतलब मेजर पार्ट आपका वर्किंग कैपिटल में जा रहा है। एंड कॉर्पोरेट, जो आपके कॉर्पोरेट नीड्स है, जनरल कॉर्पोरेट है, उसमें आपके 100 करोड़ जा रहा है। सो यहाँ आपको एक पूरा ओवरलुक मिल जाता है QIP का मनी जा कर रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ बोली कि हम हमारे वेंडर्स को जल्दी पे करेंगे, ठीक है। तो मतलब पहले मान लो ये वेंडर को 10 दिन पे पे कर देते थे, अभी जो है ये 5 दिन पे करेंगे, टू इम्प्रूव वेंडर टर्म्स एंड वेंडर्स को अपनी तरफ लाइक अट्रैक्ट करने के लिए एंड टू मेक देम मोर लॉयल टूवर्ड्स V2 रिटेल। सो इन्होंने यहाँ बताया कि वी विल बी डूइंग दिस थिंग, एंड इस वजह से वेंडर्स जो है हमें कुछ मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होगा, कुछ डिस्काउंट्स वो हमको देंगे। सो या वेंडर रिलेशनशिप भी इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। एंड ओवरऑल आपको एक वेंडर टर्म्स के हिसाब से कुछ बेनिफिट भी होगा। दिस इज गुड थिंग, बट अभी तक क्यों नहीं किया, मतलब इतने लाइक V2 रिटेल 2011 से चल रहा है, बट स्टिल अब ये चीज़ें आप बता रहे हो। नो इशू, कर रहे हो करो, अच्छी बात है। बट वन मोर थिंग कि मुझे लगता है एक एक बात और समझो, वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी आप इतना प्रॉब्लम्स आपको आ रहे हैं। अब एक और बात समझो, आज आपने ना वेंडर को जल्दी पे करना शुरू कर दिया, ठीक है।
कल मान लो आपके पास में पैसा ही नहीं है वेंडर को देने के लिए, आपके पास में कैश है ही नहीं, अब आपके आपके बिजनेस में है ही नहीं। अब जो होगा, वेंडर तो पैसा मांगेगा। पहले आप उसको 10 दिन पे पे कर रहे थे, आप उसने अब आपने उसको 5 दिन की आदत लगाई। अब जो है आप उसको 25 दिन पे ले आए। एक बात आप खुद बताओ, वहाँ पे वेंडर टर्म्स इम्प्रूव होंगे या फिर खराब होंगे? वहाँ वो वेंडर आपको छोड़ के किसी और के पास में जाएगा, उल्टा आपके डिज़ाइन किसी और से शेयर करेगा जो अलग, राइट? सो वो एक चीज़ आप समझो, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तब होगा जब कंपनी के अंदर एक एक पहली बात तो जो जो वर्किंग कैपिटल है, जो धंधे को चलाने के लिए पैसा है, वो इम्प्रूव होगा। उसके बाद में आप वेंडर्स को आराम से पे करो। आपके बिजनेस खुद कुछ कैश जनरेट कर नहीं रहा, आपका सारा पैसा डेट में इन सब में फंसा हुआ है, एंड आप QIP से वेंडर्स को पे कर रहे हो। सो थिंग्स, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आप आपके सामने पूरा है, एंड थिंग्स आर अगेन नॉट अलाइन, नॉट स्ट्रैटेजिक तो है ही नहीं, वेरी अनप्रोफेशनल, अगेन आई वुड से दिस वर्ड, क्योंकि ये चीज़ पूरे कॉन कॉल में मैंने फील की है। एंड अगर आप कॉन कॉल सुनना, द टोन वॉज वेरी एरोगेंट, एंड या मतलब एक्सपेंशन कर रहे हो दैट इज़ गुड, बट किस बेसिस पे कर रहे हो? एक्सपेंशन करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। सो या मतलब थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। आपको जो लगता है ना, आपको अगर 86% का ग्रोथ देख के अच्छा लगता है ना, आपको लगता है कि 86% ग्रोथ पे आप बहुत अच्छा कुछ कर लोगे, प्लीज़ गो इन्वेस्ट इन। फिर आप क्यों, मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट तो पढ़ना छोड़ दो फिर। एंड अगर आपको लगता है पिछले बार कंपनी YOY लेवल पे पैट नेगेटिव था, अभी पैट पॉजिटिव हो गया है, एंड आप जो है जाके उसको लाइक व्हाट शुड आई से, लाइक आपको लग रहा है कि हाँ अब चीज़ें ठीक हो गई, तो एक बात और ये भी समझो, पैट पॉजिटिव हुई अगले 4 क्वार्टर के बाद में, उससे 3 क्वार्टर पहले से वो पैट पॉजिटिव थी, राइट? कंपनी आपके पिछले 3 क्वार्टर से पैट पॉजिटिव थी, आपने उनसे तो नहीं कंपेयर किया। आप अगर YOY लेवल पे कंपेयर करोगे जो यहाँ है, एंड रैंडमली एक बूस्ट, ये आपका ब्रेक इवन एंड यहाँ से आपने यहाँ कर दिया, ये तो आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा ना। इसमें फिर आप जो आपका आई थिंक 900 और समथिंग का ग्रोथ है पैट में, वो तो आपको ऑफकोर्स ज़्यादा ही दिखेगा। आप यहाँ और यहाँ से कंपेयर करो ना, जो पिछले क्वार्टर से कर लो या पिछले 2 क्वार्टर से कर लो, आपको जहाँ से कंपेयर करना है वहाँ से कर लो, बट पैट पॉजिटिव तो पिछले 3 क्वार्टर से थी। मेरा क्वेश्चन ये है, आप सिर्फ पैट नेगेटिव को लेके क्यों देख रहे हो? पिछले पैट 3 पॉजिटिव से भी कंपेयर करो इफ यू वांट द रियल पिक्चर टू कम आउट, राइट? सो या, एंड इफ यू लुक एट द कंपनी, एक तो कंपनी ने इनडायरेक्टली ये बोली कि QIP का पैसा जो है इनफ नहीं है, आगे और पैसा हमको चाहिए होगा, एंड डाइल्यूशन हमको करना पड़ेगा। मतलब ऑलरेडी एक क्वेश्चन में तो बोल दिया था, एंड इनडायरेक्टली चीज़ें आर सपोर्टिंग टूवर्ड्स मोर फंड रेजिंग, ठीक है? सो या, एंड अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मैनेजमेंट का बैंडविड्थ जो है संभाल ही नहीं पाएंगे वो उसको, इतना सारा स्टोर एक्सपेंशन विद हैवी डेट, विदाउट एनी वर्किंग कैपिटल, कैसे संभालोगे आप उसको? इट्स लाइक अ रिस्की कॉम्बिनेशन। सो या, बेनिफिट्स क्या है वेंडर को जल्दी पे करने की, कि वेंडर हमको जो है डिस्काउंट देंगे लगभग 1.5 से 2% का पर मंथ सेविंग्स पे। तो चलो ये अच्छी एक चीज़ है कि आपको अगर अपफ्रंट पे करने में, जल्दी पे करने में थोड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, एटलीस्ट यू कैन इम्प्रूव सम मार्जिन्स, राइट? सो या, बट डायरेक्ट मार्जिन इम्प्रूवमेंट की बात करें, एंड इंटरनली लाइक मार्जिन इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा यू नीड टू इंक्रीज योर प्राइजेस, एंड कहीं कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा। So, उसके रिगार्डिंग बात नहीं हुई है, एंड ये डायरेक्टली बस वेंडर के थ्रू ही मार्जिन इम्प्रूवमेंट की बात करें। एंड समवेयर ऑल्सो फेल्ट कि V2 रिटेल के पास वो पावर नहीं है कि वो प्राइसिंग, लाइक वो प्राइसिंग पावर नहीं है, सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्राइसेस एंड दे कैन मेक अनदर प्रीमियम सेक्शन। आप वो चीज़ देखोगे, थोड़ा सा आप इनके स्टोर्स में जाना, जितना मैंने ओवरऑल एक्सप्लोर किया है, एक तो चलो बात आई है तो मैं बोल देती हूँ, एक तो जो इनके ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड तो छोड़ ही दो, मतलब सिर्फ डिज़ाइन से ब्रांड नहीं बनता है, ये चीज़ मैंने पहले भी एक कमेंट में रिप्लाई किया था। डिज़ाइनिंग इज़ नॉट व्हाट ब्रांड मेकिंग इज, इस चीज़ को पहले तो समझो। एंड डिज़ाइन इज अ साइकोलॉजी एंड इमोशन व्हाट पीपल फील अबाउट यू, एंड V2 रिटेल से ऐसा कुछ
आता नहीं है इफ़ यू रियली लुक। इनका जो नीश है वो ये था हमेशा से टू मेक द रिटेल मार्केट ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज पे शिफ्ट किया, बट प्रोवाइडिंग सम एडिशनल वैल्यूज वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। एंड लाइक go to their Instagram page and look at the complete overall. Just tell me क्या ब्रांड कोई ब्रांड है तो वो ऐसे चलेगा क्या? मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, आप बस जाना विजिट करना एंड जस्ट टेल मी। एंड ऑन द सेम हैंड आप जूडियो का देख लेना, वेबसाइट का देख लेना, आप बाजार स्टाइल का ही देख लो, एंड आप इन सारे कंपनीज का एक बार देख के आना, फिर आप बताना कि कहाँ जो है एक साइकोलॉजी बिल्ड हो रही है कस्टमर के साथ में, वो चीज़ मुझे बताना। V2 रिटेल के स्टोर का जो आउटलुक है वो एक बार देखना। मतलब इट इज़ लाइक अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि कस्टमर को एसी मिल रहा है एंड वो एसी के चक्कर में V2 रिटेल पे कदम रख रहा है, प्लीज़ लेट मी मेक यू क्लियर, एसी हर नुक्कड़ के सैलून पे भी होता है आजकल, एसी बसेस होती है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सम एसी एक्सपीरियंस आप ही सोच रहे हो वीडियो रिटेल ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है एंड इसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ होगा। नो, नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। विशाल मेगा मार्ट देख लो, पूरा दिन एसी ही रहता है। ये सब कंपैरिजन कहाँ से आ रहा है मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। राइट, मतलब मैंने इतना कुछ वीडियो रिटेल के बारे में सुन लिया है एंड ऑल द थिंग्स आर लाइक पैड पॉजिटिव हो गया, एक्सपेंशन कर रहा है, 86% रेवेन्यू ग्रोथ, ज़बरदस्ती की हाइप क्रिएट की जा रही है। अंदर घुस के तो देखो एक बार, है ना। इनका वेबसाइट अपडेट नहीं है, एक बार जाके देखना। सो एक कोई भी ऐसा ब्रांड बता दो जिसका वेबसाइट अपडेट नहीं होता है, एंड या आई होप आपको एक तो समझ में आ रहा होगा कि हाउ अनप्रोफेशनली दे आर वर्किंग। ठीक है, मतलब मैं ये चीज़ें बोल बोल के कितना एक्सप्लेन करूँ। गो एंड एक्सपीरियंस बाय योर सेल्फ। आप ना अपने घर के 2-4 मेंबर ले जाना, एक को किसी और स्टोर में रखना, अगर आप जिसको भी वीडियो रिटेल का कंपटीटर मानते हो उनके स्टोर में रखना, एक को वीडियो रिटेल के स्टोर में लेके जाना, आपको खुद पता चल जाएगा चीज़ें कहाँ ख़राब हो रही है। राइट, एंड उनसे उनका ओपिनियन पूछना, उनसे पूछना आप कहाँ दोबारा जाना पसंद करोगे, आपको खुद को आपका आंसर मिल जाएगा। सो या एंड बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रांड बिल्डिंग पे एंड मार्केटिंग पे एंड स्टोर के ग्रोथ पे ध्यान नहीं है कंपनी का, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। एंड ये चीज़ क्लियर दिखती है, कहीं भी इन सब का ध्यान है नहीं। मार्जिन इम्प्रूवमेंट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कहीं कोई ध्यान नहीं है। दे आर ओनली फोकसिंग ऑन ब्रिंगिंग स्टोर एक्सपेंशन नंबर्स। सिर्फ स्टोर एक्सपेंशन नंबर्स के बेसिस पे ये लोग बेट ले रहे हैं। अब मुझे नहीं पता क्या ऐसा है जिस पे बेट लिया जा रहा है स्टोर एक्सपेंशन नंबर्स पे। राइट, सो यस, एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या सो हाउ आर न्यू स्टोर आउटसाइड कोर मार्केट्स आर परफॉर्मिंग। मतलब कि जो आपके कोर मार्केट के बाहर जो स्टोर्स है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सो द कंपनी हैज सेड कि 70% ऑफ ओल्ड स्टोर्स, अच्छा PSF की बात हुई अगर यहाँ पे। सो एक कंपनी का इनका जो एक नॉर्मल स्टोर का PSF है वो रहता है आपका 1100, एंड जो नए स्टोर्स होते हैं उनका PSF लगभग लगभग उसका 70% होता है। सो यू कैन टेक इट अराउंड, जो आपका 750 और 800 है ना, वही आपका PSF निकल के आएगा। सो आप देखोगे तो PSF के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। सो एक मेच्योर स्टोर का 70 to 75% जो है एक नया स्टोर कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ PSF। सो लगभग और इन्होंने यहाँ पे बोला अगर कोई ऑलरेडी ऐसी जगह है जहाँ पे हम ऑलरेडी एक्सपैंड कर चुके हैं, वहाँ हम नया स्टोर डाल रहे हैं, एंड कोई ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई स्टोर नहीं है आज तक, एंड हम वहाँ अब नया स्टोर डाल रहे हैं, तो इसके बीच में आपका लगभग 2% का डिफरेंस आता है। वहाँ 2% कम होगा, यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो ये इनका इन्होंने कोर मार्केट्स का बता दिया है। राइट, मिक्स ऑफ कोर वर्सेस न्यू स्टेट्स, कितने नए स्टेट्स है, मिक्स ऑफ कोर वर्सेस न्यू स्टेट्स इन नेक्स्ट ईयर स्टोर एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट ईयर का पूछ रहे हैं। सो नेक्स्ट ईयर के स्टोर एडिशन में कितना है। सो 60 to 70% हम कोर स्टेट्स में करेंगे और 30 to 40% हम न्यू जोग्राफीज में करेंगे। यस, सो इन्होंने ये नंबर आपको दे दिया है।
अब इन्होंने पूछा कि कितने आपके ऐसे स्टोर है जो कि 500 PSF से नीचे है, ब्रेक इवन अभी नहीं हुआ है जिनका। सो इन्होंने बोला कि एक ही ऐसा स्टोर है जो ब्रेक इवन से नीचे है और उसको लगभग 1 साल हो गया ओपन करके। सो एक ऐसा स्टोर है। चलो ये अच्छा है कि इनका ब्रेक इवन जो है फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट ओपेक्स ब्रेक इवन जो है ये फर्स्ट मंथ में कर लेते हैं, एंड केपिक्स ब्रेक इवन तो चलो 2-3 साल में आ रहा है, वो कि अपने आप में बड़ा बहुत ही बड़ा टाइम है। ऑन एन एवरेज बाकी कंपनीज का 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर आ जाता है। सो उस हिसाब में वीडियो रिटेल पीछे है, काफ़ी पीछे है, एंड एक एक जो ग्रोथ होता है वो विजिबल नहीं है। PSF का ग्रोथ यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। एटलीस्ट इनको 3 साल में लगभग लगभग 1500 PSF तो कर लेना चाहिए था। सो या इससे भी ज़्यादा हाई ग्रोथ हो सकता था। लाइक अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ 86% कर रहे हो जो कि हाई ग्रोथ है, एंड आप हाई ग्रोथ में आगे एक्सपेक्ट कर रहे हो, सो PSF शुड ऑल्सो भी हाई ग्रोथ, राइट। सो ये मेरा कहना है। एंड या सो एक स्टोर है जिसका अभी तक ब्रेक इवन नहीं हुआ है, वो 1 साल से पुराना है, ठीक है। With that, the next question is, when will gross margin benefit from early vendor payments? मतलब आप जब अर्ली पेमेंट्स करोगे अपने वेंडर्स को, सो वहाँ से आपको ग्रॉस मार्जिन बेनिफिट्स कैसे कब से देखने के लिए मिलेंगे? सो कंपनी सेड Q3, आपको Q3 से ये जो बेनिफिट्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। सो लेट्स सी देखने मिलते हैं कि भी नहीं, या फिर कंपनी ने ऐसे ही बोला है। So yeah, next question is, can EBITDA reach 10% pre-Ind AS by FY28? मतलब क्या आपका EBITDA जो है 10% pre-Ind AS FY28 में पहुंच सकता है? So company said ये पहुंच सकता है जब हम स्टोर एक्सपेंशन स्लो करेंगे। लाइक 10% EBITDA pre-Ind AS EBITDA को पहुंचने के लिए अगर हम स्लो एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा। एंड इट्स लाइक पूरा अगर आप देखोगे, सो जो नया स्टोर का एरिया है अगर वो 10 से 25% रहेगा हमारा टोटल में, यानी कि न्यू स्टोर का जो टोटल एरिया है वो 10 से 25% रहेगा, तब पुराने स्टोर का जो हिस्सा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा आपका, एंड तब हमारे मार्जिन इम्प्रूव होंगे। एक साइड कंपनी बोलती है अगर हमको 50% का ग्रोथ डिलीवर करना है, जो भी आप बेसिस ले रहे हो, मतलब 1 ईयर ले लो, अगर 1 ईयर में हमको 50% का ग्रोथ डिलीवर करना है, तो उसमें से हमें 60 to 70% न्यू स्टोर्स चाहिए, ठीक है। एंड एक साइड कंपनी बोलती है कि अगर हमको हमारे मार्जिन को इम्प्रूव करना है तो हमारा जो न्यू स्टोर का एरिया है वो 10 से 25% होना चाहिए। मतलब द नंबर्स आर हैवीली मिसमैचिंग, एंड ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप एक साइड बोल रहे हो कि हमको ग्रोथ एक्सपेंशन भी तगड़े वाला करना है, लेकिन अगर हमको एबिडा को स्टेबल करना है तो हमको ग्रोथ एक्सपेंशन कम करना पड़ेगा, या फिर मतलब ले लो कुछ भी ले लो, मतलब आपको जो है 10 से 25% का नए स्टोर रखने पड़ेंगे, तब आपके एबिडा स्टेबल होंगे, या फिर 10% से ज़्यादा का एबिडा प्री इंडास नंबर पे FY28 पे कर पाओगे। सो heavily mismatched numbers, very confusion, no clear guidance, nothing। मतलब 10% EBITDA तो पॉसिबल है, पर उसके लिए गाइडेंस क्या है एंड उसको अचीव कैसे करेंगे, कोई रोड मैप नहीं है, एंड कोई कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस ये करेंगे तो हो जाएगा। आपको करना है कि नहीं करना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। योर आंसर इज ये करेंगे तो हो जाएगा, बट आर यू आर रियली विलिंग टू डू दैट? ये मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा। अगर आप सच में करना चाह रहे होते तो आपके लिए आपके पास उसका एक स्ट्रैटेजी होती, एक रोड मैप होता। आप मतलब जो आपने बोला है ना 10 से 25% के नए स्टोर्स का एरिया चाहिए, पहली बात तो ये चीज़ ही आपको खुद को ही नहीं समझ में आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है। आप एक साइड बोल रहे हो हमको अगर 50% से ग्रो करना है ऑन दी रेवेन्यू बेसिस, सो हमको लगभग 60 से 70% नए स्टोर चाहिए, और अगर हमको एबिडा को स्टेबल करना है या एबिडा के मार्जिन को इम्प्रूव करना है, सो हमको 10 से 25% नए स्टोर चाहिए ओवरऑल का, है ना। आप खुद देख लो, मतलब कोई गाइडेंस नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, बस करना है एंड कैसे होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। 10% SSG अगले 18 महीने में क्या पॉसिबल है? सो कंपनी ने बोला हमारा टारगेट है 8 से 10% SSG मैच्योर स्टोर्स के लिए। अभी भी मैं बोलूँगी थोड़ा सा टारगेट कम है, मतलब एटलीस्ट डबल डिजिट पे ग्रोथ करना चाहिए। मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है वीटो रिटेल से, मतलब जिस दिन ये अच्छा करेगा सबसे पहले ताली बजाने वाली भी शायद मैं ही होंगी। आई विल बी द फर्स्ट अप्रिशिएटर, है ना, मैं सबसे पहले अप्रिशिएशन दूंगी।
बट चीज़ें ठीक लग ही नहीं रही, तो मैं ठीक कैसे बोलूँ, मुझे ही नहीं समझ में आ रहा। और जो लोग ठीक बोल रहे हैं मुझे पता नहीं उन्होंने क्या देख के ठीक ठीक बोला है। सो या महाराष्ट्र और गुजरात में इन्होंने कुछ नए स्टोर्स खोले हैं, सो उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। हमने कुछ नए स्टोर्स में कुछ नए स्टेट्स में एंटर किया, दैट इज़ 1 to 5 स्टोर्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। अभी हमने सिर्फ 1 से 5 स्टोर खोले हैं टू कलेक्ट द डेटा एंड स्टडी द डेटा। एंड गुजरात स्टोर अभी हमारा लगभग 1200 से ज़्यादा का PSF कर रहा है। बट ये है कि हमारे हर एरिया में छोटे छोटे एक ही स्टोर है, सैम्पल स्टोर है। तो चलो ये तो ये अभी ट्रायल बेसिस पे है। हाँ, एक चीज़ और अगर आप इनकी देखोगे तो एक साथ कई नए स्टेट्स में जा रहे हैं, विच इज़ वेरी 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 रिस्की। आप एक साथ कई सारे स्टेट में जा रहे हो, आपको समझ ही नहीं आएगा किस स्टेट में क्या कल्चर है, किस स्टेट के लोग कैसे हैं, किस में डिमांड क्या है। सो एक साथ नई जोग्राफीज में एंटर करना कैन बी वेरी वेरी रिस्की, राइट। मतलब आप एक्सपेंशन को लेके इतना सीरियस, इतना वो हो गए हो कि आप देख ही नहीं रहे हो कि व्हाट वी आर रियली डूइंग। सो या एंड यूनिट इकोनॉमिक्स इन्होंने फिर बोला है। सो आपको मैं इजी भाषा में समझाती हूँ, हालांकि मैं पिछले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। सो 800 रुपये हम PSF कर रहे हैं पहले महीने में। एंड पहले महीने में कर रहे हो तो ऑफकोर्स नेक्स्ट मंथ से थोड़ा ज़्यादा होता जाता है आपका PSF, है ना। तो उन्होंने एवरेज 800 रुपये का PSF ले लो। अब उसमें से हमने 550 का माल खरीदा, और उसमें से हमने लगभग 250 हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट बचा। 850 माइनस 800 माइनस 550, 250 रह गया। अब 250 में से हमने 190 रुपीज़ का इनका कॉस्ट होता है पर पर स्क्वायर फीट, राइट। सो दैट इज़ PSF। सो 190 वो हमने दे दिया, फिर हमने रेंट में दिया, हमने वेयर हाउस में दिया, हमने हेड ऑफिस की सैलरीज निकाली, डेप्रिसिएशन निकाला, इंटरेस्ट निकाला। सो वो सब करके आपका प्रॉफिट PSF तो माइनस में है। अभी एटलीस्ट इनका कोई PSF नहीं है। सो ये यूनिट इकोनॉमिक्स की बात अगर आप कर रहे हो, सो ये है। और उसमें भी जबकि इसमें से हाफ जो है वेंडर फंड करता है, मतलब 2 करोड़ की इन्वेंट्री आपको डालनी है, उसमें से 1 करोड़ की इन्वेंट्री आपका वेंडर फंड करेगा, एंड बाद में आप उसको रीपे करोगे। सो या हालांकि पूछा यूनिट इकोनॉमिक्स रीजन वाइज था, सो आंसर तो पता नहीं कैसे दिए। एनीवेज, एनी फ्यूचर फंड रेजिंग प्लान। सो यहाँ पे कंपनी ने बोला अगर हमारे एक्सपेंशन नीड्स पूरी नहीं हुई, एंड हमारे एक्सपेंशन में हमको कैपिटल चाहिए, और इस रिगार्डिंग जो है हम फिर अगेन फंड रेजिंग करेंगे। सो यस, कंपनी इज अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक टू रेज फंड्स एज वेल। या सो फिर यहाँ पे फिर एक बात तो ये कि आपके इकोनॉमी मतलब लाइक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रुपीज़ में कितना कम हुआ है आपका कॉस्ट। सो कॉस्ट जो है 6 से 7 रुपये पर स्क्वायर फीट कम हो गई है वाई बेसिस पे। तो ये एक और अच्छी चीज़ है। एंड इन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम स्टोर एक्सपेंशन करते जाएंगे तो हमारा स्टोर लेवल कॉस्ट तो खैर सेम रहता है। आपका स्टोर जितना आप स्टोर खोलोगे, आपके फिक्स कॉस्ट वो तो सेम ही रहेंगे, बट आपके लाइक जो कंपनी लेवल कॉस्ट है ना, हेड ऑफिस की कॉस्ट हो गई, कॉर्पोरेट्स की कॉस्ट हो गई, सो आपकी जो है एवरेज आउट हो जाएगी, एंड इट्स लाइक वो फैल जाएगी ना कॉस्ट आपकी। सो वहाँ आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सो ये अच्छी चीज़ है कि इनकी कॉस्ट कम हो रहे हैं। एक इनका रेंट के रिगार्डिंग भी चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि इनके रेंट का जो है ना वो कंटिन्यूसली थोड़ा कम हो रहा है। मतलब कि अभी जो करंट एवरेज रेंट है ना वो 52 रुपीज़ का है, और जो नया MOU साइन हुआ है लगभग 80 स्टोर के लिए, वो इनका 48 पर स्क्वायर फीट है। सो रेंट इनके कम हो रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। और रेंट फॉलिंग में कैसे चेंज आ रहा है, सो 53 से, अच्छा मतलब 80 स्टोर का तो MOU इन्होंने 48 पे किया है, बाकी जो है रेंट आपके 53 से 52 पे आया है। सो यस, रेंट में ये अच्छा खेल रहे हैं। सो ये चीज़ तो है। With that, very important question. या सो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके कितने मतलब मैनेजरियल लेवल पे मैनेजमेंट के टॉप मैनेजमेंट के कितने पोस्ट वेकेंट है।
तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन का डेटा बताती हूँ जो इन्वेस्टर ने पूछा था, भास्कर करके कुछ नाम था। सो उन्होंने पूछा था एंड वो ये पूछते हैं यहाँ पे कि आपके एक तो कुछ पोस्ट जो है हाई मैनेजिंग टॉप मैनेजिंग में, इट्स लाइक एक स्कूल चल रही है एंड वहाँ पे प्रिंसिपल ही नहीं है। सो आप खुद सोचो स्कूल कैसे चलेगी। सो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है। टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट्स है वो यहाँ पे कंपनी में नहीं है, मतलब वेकेंट पोस्ट है, सो उसके रिगार्डिंग पूछा गया एंड वो अगर कोई ज्वाइन भी करे तो बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहा है। सो यह कंपनी ने मतलब जो क्वेश्चन में बोला था इन्होंने वो था कि मिस्टर अमित गुप्ता थे जो कि आपके रिटेल हेड थे, उन्होंने 15 दिन में छोड़ दिया। अमित बग्गा आए जो कि आपके हेड ऑफ एचआर थे एंड उन्होंने 2 महीने में छोड़ दिया। हाँ, 2 महीने में छोड़ दिया। मिस्टर पंकज आए जो कि आपके आईटी हेड थे, उन्होंने भी छोड़ दिया बट टेन्योर नहीं है यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। एंड मिस्टर प्रदीप जो आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग हेड थे वो आपके अगस्त में छोड़ के चले गए। आपको आपके एक प्रोडक्शन हेड में एक आए एंड वो आपको 2 महीने में लेफ्ट कर दिया उन्होंने। मिस्टर दीपक जो कि सोर्सिंग लीड पे काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर छोड़ दिया। सेम मिस्टर पवन फ्रॉम सोर्सिंग लीड, उन्होंने भी 1 साल के अंदर छोड़ दिया। एंड मर्चेंडाइजिंग कैटेगरी जो हेड है, मर्चेंडाइजिंग हेड है, वो अब आपके सीएफओ बन गए। सो यहाँ मतलब बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। एंड हायरिंग के रिगार्डिंग अब देखते हैं मतलब वेकेंट है कि नहीं है पोस्ट वगैरह। सो कंपनी ने तो ये बोला वेकेंट नहीं है एंड सिर्फ हेड ऑफ एचआर का रोल वेकेंट है। एंड लाइक जो एट्रेशन इन द सेंस कि कितने लोग छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको दोनों लेवल पे एट्रेशन बताती हूँ, स्टोर लेवल का एट्रेशन भी बताती हूँ और कंपनी लेवल का एट्रेशन भी बताती हूँ। यानी कि कंपनी लेवल ले लो, एच ओ लाइक हेड क्वार्टर एंड हेड ऑफिस लेवल ले लो। सो हेड ऑफिस लेवल पे लगभग अगर आपने 100 लोगों को रखा है तो उसमें से 15 लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो 15% का आपका आइट्रेशन है, बट मुझे लग रहा है ये आइट्रेशन इससे ज़्यादा है। जो डेटा इन्होंने शेयर किया ना यहाँ पे, मतलब पहली बात तो डेटा बहुत तगड़ा है, लाए कहाँ से वो। एंड मैनेजमेंट वॉज लाइक अ लिटिल शॉक्ड कि अब क्या जवाब दे काइंड ऑफ थिंग। सो या एंड जो आपके स्टोर लेवल के आइट्रेशन है ना, दैट इज़ 50%। यानी कि आपने 100 लोग रखे, उसमें से 50% लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, 50 लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। सो एक तो इनकी आइट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब मुझे इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो है प्रेशर। मतलब कि ये जो प्रेशर है ना कि हमको 100 स्टोर खोलने हैं, 150 स्टोर खोलने हैं, वो भी इतने लिमिटेड पीरियड में, वो प्रेशर इवेंचुअली आएगा तो स्टाफ पे एंड आपके मैनेजमेंट पे। सो एक जो मुझे मेजर रीज़न लग रहा है वो है प्रेशर एंड लाइक यू नो लाइक द अनहेल्दी कॉरपोरेट एनवायरनमेंट एंड समटाइम्स मिस प्रॉमिसिंग ऑल्सो। इट्स लाइक आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी एंड आप अच्छे से काम करो, आपके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी एंड यू हैव द कंप्लीट लिबर्टी टू टेक योर ओन डिसीजंस, आप ही कंपनी को चलाओगे एंड ऑल द थिंग्स। बट जब वो जेन्युइनली ज्वाइन करते हैं तो फिर उससे पूछना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सो इवेंचुअली चीज़ें अच्छी नहीं है अंदर से। सो या यहाँ पे ये दो कुछ मतलब दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, इसके अलावा भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। सो एक तो इनका स्टाफ बहुत छोड़ के जाता है एंड या many senior roles internally promoted foundation build last 3 to 4 years। मतलब कि मेजरली एक तो ना इंटरनली प्रमोट करते हैं, मतलब अंदर से ही किसी इट्स लाइक मेरी कोई फर्म चल रही है एंड वहाँ पे जो एज अकाउंटेंट काम करते थे उनको मैंने थोड़ा सा अपर लेवल पे शिफ्ट कर दिया एंड मैंने उनको कोई अच्छी पोस्ट दी थी, मतलब इंटरनली ही मैंने उनको रिक्रूट कर लिया, राइट। सो लाइक दिस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, देखो मैनेजमेंट को इंटरनली रिक्रूट करना हर कंपनी में होता है, बट डिपेंडिंग वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं और वो किस लेवल पे जा रहे हैं, राइट। सो इससे एक तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। मैनेजमेंट इंटरनली रिक्रूट कर रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी एक पॉजिटिव पॉइंट भी है क्योंकि अभी वो आपके साथ काफ़ी वक्त से जुड़े हुए हैं एंड लॉयल्टी इज़ देयर एंड वो आपका कल्चर जानते हैं। सो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। एंड उसके अलावा बैड थिंग क्या है, मतलब आप ओवर बैड चीज़ों की तरफ देखोगे, क्या चीज़ सही नहीं है। एक तो फ्रेश टैलेंट,
जो एक्सपर्टीज़ है ना वो आपकी लैग होगी। मतलब आपका रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जो मर्चेंडाइजिंग हेड है, आपको उन्होंने सीएफओ की आपको आपने उनको सीएफओ बना दिया है। अब आप मुझे खुद बताओ मर्चेंडाइजिंग हेड का काम क्या है? अगर आप ऐसा जॉब रोल देखोगे, उनका काम रिलेटेड है कपड़ों से, कि लाइक हमको कैसे इन्वेंट्री चाहिए, कैसा स्टॉक रखना है, एंड हाउ द ट्रेंड्स आर बिहेविंग, कस्टमर डिमांड कैसा है, किस स्टोर का क्या इन्वेंट्री, क्या असॉर्टमेंट करना है। सो उन सब का उनका काम जो है बेसिकली इन्वेंट्री एंड मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड है। आप उनको सीएफओ की, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, कभी कभी किसी में एक्सेप्शनल स्किल्स कह लो या कुछ कह लो, बट टेक अ लुक एट इट, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आपने इंटरनली रिक्रूट तो कर दिया, बट एक मैनेजरियल सॉरी मर्चेंडाइजिंग हेड जब सीएफओ बनते हैं तो कई सारी जिम्मेदारी आती है। आप खुद सोचो, अगर कोई सीएफओ है जिनको फाइनेंशियली अगर मान लो नॉलेज नहीं है, पहली बात तो कंपनी को हैंडल कैसे करेंगे, उनके पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल्स को मेंटेन कैसे करेंगे? एंड सीएफओ कोई हल्की बात थोड़ी ना है, कोई हलवा थोड़ी ना है। एंड मतलब इतने बड़े बड़े पोस्ट के साथ में मजाक चल रहा है, सीईओ के साथ तो कब से चल रहा है। सीईओ इनके छोड़ के चले गए थे एंड विदाउट एनी रीज़न, पर्सनल रीज़न बोल के। एंड उसके बाद से मिस्टर आकाश अग्रवाल ने सीईओ का जो पोस्ट है वो ऑक्यूपाई किया है, बट ये टेम्पररी बेसिस पे है। मतलब इट्स लाइक वो खाली है तो बस बिठा दो किसी को, एंड ताकि लोग सवाल ना करें भाई खाली क्यों है करके, एंड बस बिठा दिया। भले इंसान को आ रहा हो नहीं आ रहा हो, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बोल रही कि क्यों बिठाया करके, क्या औकात है करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट थिंक वन वन थिंग हियर, सीईओ, सीएफओ, इतने क्रिटिकल रोल्स, कितने सेंसिटिव रोल्स है, एंड हाउ कैन यू बी सो, मतलब इतने आप केयरलेस कैसे हो सकते हो? एंड आप इंटरनल रिक्रूटिंग कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट सीएफओ का रोल जो है, चलो सीईओ इज़ लाइक आकाश, मिस्टर आकाश इज होल टाइम डायरेक्टर, हालांकि होल टाइम डायरेक्टर होने से भी वो कोई स्किल्स नहीं उनकी वो हो जाती है, वैलिडेट नहीं हो जाती है, कोई वो नहीं है। बट चलो अभी सीएफओ की बात करें, अपन सीएफओ की बात करते हैं। कंपनी आपके, जब आप ऑडिट्स के लिए जा रहे हो, आपके पूरे फंडामेंटल्स सॉरी फाइनेंशियल सब ऑडिट हो रहे हैं, हाउ विल ट्रस्ट, लाइक बैंक्स हो गया, ऑडिट फर्म्स हो गई, ट्रस्ट कैसे करेगी सीएफओ पे? एंड लाइक आपको डेट की जब ज़रूरत होगी, हाउ विल द बैंक्स ट्रस्ट? मतलब आपने इंटरनली रिक्रूट किया वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सीएफओ का लेवल तो मैच होना चाहिए। एंड आपने अगर इतना बता दिया है कि हमने इंटरनली रिक्रूट किया है, तो रीज़न तो देना था ना, कि ऐसा क्या है उस इंसान में, ऐसा क्या है उनके अंदर जो आपने उनको सीधा सीएफओ की कुर्सी दे दी। वी नीड आंसर्स, राइट? एंड ताज्जुब की बात देखो, किसी ने पूरे कॉन कॉल में उठा के दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों किया आपने ऐसा। मतलब किया वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वाई? ऐसा क्या देखा आपने उस इंसान में कि आपने डायरेक्टली उनको मर्चेंडाइजिंग हेड से सीएफओ बना दिए? ऐसा क्या स्पेशल है उस इंसान के बारे में? बताओ तो सही, है ना? तो इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट कैसा आएगा, बैंक को ट्रस्ट कैसा आएगा? इट्स लाइक कितना ब्रोकन है अंदर से मैनेजमेंट, एंड कितनी मिसअलाइन चल रही चीज़ें। 86% रेवेन्यू आप लिटरली देख रहे हो, और आपको ये चीज़ें नहीं दिख रही है। सो व्हाट, लाइक फिर क्या ही इन्वेस्ट करोगे आप, एंड क्या ही आप निकलोगे बाद में हाथ में लेके? दीज आर बेसिक थिंग्स जो हमको एज अ रिसर्चर पढ़नी ही पड़ेगी। ये सब चीज़ें पता चलेगी तब आपको समझ में आएगा कि अंदर क्या चल रहा है कंपनी के। सिर्फ कॉन कॉल में आके 4 बात बोल दी, आप 100% कॉन कॉल पे भी नहीं रिलाई कर सकते हो। कॉन कॉल में भी कई बार कंपनी क्या बोलती क्या नहीं बोलती, कोई मतलब देखना, एक बार सुनना कॉन कॉल, चीज़ें वर वेरी रैंडम, मतलब नो यस नो, मतलब मुंह पे नो बोला है। ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें मुंह पे नो बोला है कि आपकी आपकी ही गलत है, आपने ही रिसर्च गलत किया है, हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वही सही है। एंड चलो दे रहे हो अच्छी बात है, आपकी इन्फॉर्मेशन अगर सही, हम तो यही चाहते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन हमेशा सही हो, पर उसका लॉजिक तो दो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हुई थी, ये हुआ था। कोई अपडेट नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई क्यों हुआ कैसे हुआ कुछ पता नहीं। आपने मर्चेंडाइजिंग हेड को उठा के एकदम से सीएफओ बना दिया है, उसके रिगार्डिंग भी आपने कोई बात नहीं की। सो या व्हाट,
CEO CFO जैसे क्रिटिकल रोल्स बिना सोचे समझे प्ले किए जा रहे हैं। मैं पर्टिकुलर इंसान पे नहीं क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं क्वेश्चन कर रही हूँ क्वालिटीज़ पे। मतलब आप बिना सोचे समझे कैसे कर सकते हो, एंड कर रहे हो दैट इज़ फाइन, बट उसका रिजल्ट आउटकम क्या होगा, आपने क्यों किया, रीज़न, नो नथिंग। सो यस, एंड यहाँ पे अगेन सबसे बड़ा ही रेड फ्लैग ये है कि इन्होंने बस उठा के किसी को भी कहीं पे भी बिठा रहे हैं एंड बिना सोचे समझे। फ्रेश टैलेंट तो आपको बाहर से रिक्रूट करना पड़ेगा। अगर आपको मार्केटिंग करवानी है, आपको सबसे मार्केट का जो सबसे मार्केटिंग एक्सपर्टीज है ना, वो उठा के लाना पड़ेगा ताकि आपकी मार्केटिंग नेक्स्ट लेवल वाली हो। आप सोच रहे हो कि अंदर के 4 लोगों से मार्केटिंग करवा लेंगे जिनको कुछ आता है कुछ नहीं आता है, क्या ग्रो करोगे फिर, राइट। और अभी 86% की जो कहानी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्वेश्चन हाँ आ ही गया आई है क्वेश्चन आपका ये वाला। चलो, सो आपका जो है कंपनी, देखो मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो जो आपका कंपनी का ASP है, दैट इज एवरेज सेलिंग प्राइस एंड एवरेज बिल वैल्यू, ये बड़ा है कंपनी का, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा वो ये है कि आपकी सेल्स पर स्क्वायर फीट और जो आपकी ये जो ASP वगैरह में राइज आया है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एंड ये कहानी क्या है, मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ठीक नहीं जा रहे, उसके बारे में बताओ। सो द कंपनी सेड, चलो मैं आपको ऐसे कहानी बता देती हूँ ये, क्योंकि नंबर्स मतलब वर्ड्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब कि V2 रिटेल के स्टोर में पहले जो है 150 रुपये के मान लो कुछ जनरल मर्चेंडाइज बिक रहे हैं, मान लो एक 150 रुपये का चप्पल बिक रहा है, ठीक है। सो अब जो है कंपनी ने क्या किया, वो जनरल मर्चेंडाइज को ख़त्म कर दिया। अब वो क्या कर रहे हैं ना, अब उन्होंने जनरल मर्चेंडाइज को ख़त्म करके उसकी जगह पे एपरल रखे, मतलब जनरल मर्चेंडाइज को कम करके एक एक 150 रुपये वाली चप्पल की जगह अब आपको एक 400 रुपये का शर्ट दिख रहा है, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो गया और प्राइसिंग भी चेंज हो गई। पहले जो आदमी आ रहा था वो जनरल मर्चेंडाइज वाले सामान खरीद रहा था, तो 100 के भी 4 खरीदेगा, 400 रुपये यहाँ होते हैं, ठीक है। या वो 100 के 2 ले रहा है, 200 रुपये यहाँ होते हैं। अगर अब वो अप्रैल में शिफ्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली उसका बिल वैल्यू बढ़ गया। पहले वो 200 में कुछ जनरल मर्चेंडाइज खरीद के लेके जा रहा था, अब वो एक शर्ट ही 400 रुपये की खरीद रहा है। तो यहाँ पे आपके ऑफकोर्स बिल वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गया, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ गया। सो इसकी वजह से आपका जो है ये ग्रोथ आया है। सीधी सीधी भाषा में बोलूँ, आपका ग्रोथ वैल्यू ग्रोथ आया है, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आया है। मतलब पहले भी वो आदमी एक ही शर्ट खरीद रहा था, अभी भी वो आदमी एक ही शर्ट खरीद रहा है, डिपेंडिंग। पहले वो जनरल मर्चेंडाइज ज़्यादा खरीद रहा था, अब आपने जनरल मर्चेंडाइज ख़त्म करके अप्रैल पे शिफ्ट हो गए हो, तो प्रोडक्ट वो अभी भी उतने खरीद रहा है, उसके प्रोडक्ट में चेंज नहीं आया है, बस उसके प्राइसिंग में चेंज आया है। पहले वो 150 रुपये का सामान खरीदा था, अब वो 400 रुपये का सामान खरीद रहे हैं, है ना। सेम प्रोडक्ट नहीं है ना, अलग अलग। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका एवरेज सेलिंग प्राइस एंड ऑटोमेटिकली आपका एवरेज बिल वैल्यू बढ़ गया। एंड यहाँ आपकी जो है ये 86% वाली रेवेन्यू ग्रोथ आई है। पहले आप 150 रुपये के प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहे हो, अभी आप 400 के रुपये के प्रोडक्ट ज़्यादा बेच रहे हो, बट पहले भी आप एक ही बेच रहे थे, अभी भी आप एक ही बेच रहे हो। यहाँ पे वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं आया, एंड रिटेल सेक्टर में वॉल्यूम में ग्रोथ आना इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। सो वैल्यू ग्रोथ है, रुपी के टर्म्स में ग्रोथ आया है, बट नॉट इन वॉल्यूम, राइट। सबसे बड़ी चीज़ मतलब जो 86% है ना, वो यहाँ से आ रहा है। एंड ये जो है रिपीटेबल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। 86% का ये जो ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके जो आया है वो रिपीटेबल नहीं है। सो अगले अगले क्वार्टर से अपने आप नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। सो यस, अब समझ में आया। एक्चुअल में जब अपन डिटेल में स्टडी करते हैं तब अपन को पता चलता है कि हाँ 86% के पीछे राज क्या है। एंड यस, जब मैंने भी डिटेल में स्टडी किया था मुझे समझ में आया। सो आपको ना से ऊपर ऊपर से मत करो, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, अपना टाइम गवाओगे, एनर्जी गवाओगे। आपको ना वीडियो रिटेल जैसे हज़ारों स्टॉक मिल जाएंगे। आप एक बस किसी का सुन के, क्योंकि वीडियो रिटेल की सब चर्चा कर रहे हैं इसलिए आपने भी बिना सोचे समझे चर्चा करके उसमें डाल दिया। नो, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। आप खुद देख लो जाके, आई मीन अब तो आपको पता चल गया होगा ना एक लो ग्रोथ इंजन कैसा होता है। आई थिंक क्यूपिड तो एक हाई ग्रोथ इंजन वीडियो रिटेल देख लो, एंड एक छोटा लो ग्रोथ इंजन देख लो क्यूपिड, अब तो आपको पता चल ही गया होगा।
सो यस एंड थिंक वाइसली, मतलब आप इतने डम कैसे हो सकते हो अपने पैसे के साथ में, एंड आप बस किसी और का सुन के, किसी और के लिए कमा रहे हो, किसी और का सुन के उसमें डाल रहे हो, एंड वो खर्चा भी किसी और पे कर दोगे। बी वाइस यार, क्या कर रहे हो। सो यस, मुझे क्या पड़ी है, मतलब मैं अपना रिसर्च करके मैं 4 बात बोल के निकल जाती, मुझे मुझे 1 घंटे का वीडियो हो गया, मुझे क्या पड़ी है। अभी भी आपका आधा कॉन कॉल बाकी है, रात के आपके 3:30 बज रहे, मुझे क्या पड़ी है। सोचो एक बार, मेरा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है इसमें, पर आई वॉन्ट टू डिलीवर वो जो नॉलेज है, वो जो चीज़ें हैं, हाउ टू एनालाइज क्रिटिकली, हाउ टू जस्ट नॉट लुक एट द टॉप लाइन ग्रोथ एंड हाउ टू गो डिटेल इन डिटेल। सो वो जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे डिलीवर करना है, एंड दैट इज़ वाई ये इतना, मतलब ऑफ कोर्स मेरी तो स्टडी हो ही रही है, सो दैट आई कैन डिलीवर यू ऑल्सो, एंड आप वाइसली डिसीजन ले सको, किसी और का सुन के मत करो। मैं तो हमेशा ये बोलती रहूँगी। Yeah, so yes. Next question is प्रोग्रेस ऑन ओन डिज़ाइन शेयर, खुद के डिज़ाइन शेयर पे आपका कैसा प्रोग्रेस है। तो हमारा टारगेट है कि हम लगभग 90% खुद के डिज़ाइन से बनाएं, एंड इंक्रीज करेंगे हम 5% पर सीज़न। तो अभी हमारा लगभग 25 से 35% है खुद के डिज़ाइन का शेयर, और नेक्स्ट समर्स तक ही 40 से 45% हो जाएगा। सो ये यहाँ पे कंपनी ने बोला है। एंड देखो, एक चीज़ को और समझो, मतलब एज अ बिजनेस तो ठीक है ना, एज अ रुपी तो हम देख रहे हैं, एज अ नंबर, एज अ मनी तो हम देख रहे हैं, बट एज अ ब्रांड भी देखो उसको। चीज़ें समझो, सिर्फ खुद का डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करने से आप खुद का ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, ऐसा कहीं नहीं होता है। मतलब ऐसा मेरे पास एक कमेंट भी रिसीव हुआ था। सो द थिंग इज, अगर कंपनी खुद के डिज़ाइंस बना रही है, इसका मतलब ये नहीं है कंपनी खुद के ब्रांडिंग एंड वो चीज़ हो रही है। ब्रांड इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बिजनेस इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, एंड डिज़ाइन, ये मतलब द डिज़ाइन विल मेक योर ब्रांड लुक लाइक, वो आपके ब्रांड को बना सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अच्छा डिज़ाइन करें तो आपका ब्रांड बनता जाएगा। ब्रांड का डायरेक्ट कनेक्शन डिज़ाइन से नहीं है। इट इज़ लाइक आपने अपने कस्टमर के दिमाग में क्या बिठाया है, अपने कंपनी के बारे में, आपके कस्टमर आपके बारे में क्या सोचते हैं, दैट इज़ वॉट ब्रांड इज़, दैट इज़ वो साइकोलॉजिकली यू प्ले। आपको थोड़ा सा डिज़ाइन स्टडी वगैरह भी समझना पड़ेगा। एंड ब्रांड रातों रात नहीं बनता है, डिज़ाइन रातों रात बन सकता है, आप उसको कॉपी कर सकते हो, ब्रांड रातों रात नहीं बनता है। लाइक कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई सिंगल जूडियो ले लो, जूडियो जूडियो एक ब्रांड है, वो एक अलग ही चीज़ है, वो एक अलग ही मिनिमल एंड वेरी सिंपल जो एक स्टाइल है, वो फॉलो करता है, एंड उसके कस्टमर्स वो चीज़ को फील करते हैं। एंड जूडियो सुन के कभी भी देख लेना आप, किसी का भी चेहरा नहीं लटकेगा। सो इट इज़ लाइक वो सुन के एक बहुत ही एडवांस, एक तो नाम ही इतना उनका वैसा है, लाइक मॉडर्न, एंड वो जो कपड़े प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो अलग ही, मतलब अलग ही चीज़ है। सो इफ़ यू लुक एट दैट, वो है ब्रांड, कि रात में भी उठ के लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो है ब्रांड। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, साइकोलॉजिकली आप उनको क्या क्या इमेज है आपकी उनके दिमाग में, वो सोच रहे हैं। आई मीन गो एंड बाय नाइकी, आपको पता चलेगा नाइकी क्यों, मतलब नाइकी से बेटर शूज ऑल्सो एग्जिस्ट इफ यू रियली फाइंड, मतलब उनसे अच्छा डिज़ाइन, क्वालिटी का मैं बोल दूँ, क्वालिटी में तो टॉप है, बट उनसे अच्छा डिज़ाइन आपको सड़क पे मिल जाएगा, पड़ोस वाले जो सड़क पे बैठ रहे थे ना, वहाँ मिल जाएगा। बट द थिंग इज़ कि नाइकी अलग चीज़ है, सड़क वाला अलग चीज़ है। सड़क वाले को खींच खींच के बुलाना पड़ेगा, भाई खरीद लो। नाइकी के शोरूम में आप खुद चल के जाओगे, उन्होंने खुद को रिप्रेजेंट ही ऐसे किया है, उन्होंने कस्टमर के दिमाग में बिठाया ही इस तरह है। कस्टमर छोड़ो, लोग उनके लिए कस्टमर नहीं है, वो ब्रांड के लिए लोग होते हैं, बिजनेस के लिए होते हैं कस्टमर, ब्रांड लोगों के लिए होता है। समझ रहे हो। खुद के डिज़ाइन बनाना मतलब ये नहीं कि आपका ब्रांड बना रहे हो आप। खुद के डिज़ाइन अगर आप ना भी बना रहे हो, बट आप कुछ कुछ डिलीवर कर रहे हो, कुछ लाइक मैं कैसे, एक वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, बट आप अपना एक स्टाइल डिलीवर कर रहे हो, आप एक अलग ही खुद का स्टाइल है आपका, एंड दैट इज़ व्हाट पीपल सी यू, वो है ब्रांड। भले डिज़ाइंस आपके खुद के ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सो आई होप और क्लैरिटी मिला होगा। सो हाँ, 40 से 45% जो है अगले नेक्स्ट समर तक ये लोग प्लान कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा
छोटे छोटे जो क्वेश्चन उनको थोड़ा सा स्पीडली बता देती हूँ, है ना। इम्पैक्ट ऑफ अर्ली विंटर ऑन सेल्स, इम्पैक्ट कैसी रहेगी अर्ली विंटर्स की आपके सेल्स पे। 40% से 55% से हमारा लगभग विंटर सेल्स का रहेगा। सो या एंड विंटर ग्रॉस मार्जिन आपका कैसा रहेगा। सो नॉर्मल ग्रॉस मार्जिन 31% रहता है एंड विंटर ग्रॉस मार्जिन 34% रहता है, राइट। सो या हाँ, वाई नॉट एबिडा मार्जिन इंक्रीज, एबिडा मार्जिन गाइडेंस क्यों नहीं बढ़ा रहा एबिडा मार्जिन की। वेल बढ़ाएंगे भी कहाँ से, उस पर ध्यान ही नहीं है। तो ये तो मेरा देखो, मेरे को कोई वो नहीं है, अगर नहीं आपका ध्यान मैं ब्रूटली वो चीज़ें बोलूँगी। सो एबिटा पे ध्यान नहीं है ऑनेस्टली, तो बढ़ाएंगे कहाँ से। एंड ये बोलते हैं कि अगर हम वेंडर्स को जो है जल्दी पे कर देंगे तो उससे हमारे लगभग 2 करोड़ की बचत होगी, तो उससे हमारा एक छोटा इम्पैक्ट होगा। बट हम जो है थोड़ा थोड़ा मार्जिन गाइडेंस, मार्जिन बढ़ेगा तो आप ऑटोमेटिकली देख लेना गाइडेंस वगैरह में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। सो ये इनका कहना है बेसिकली। और नए स्टोर खोलते तो वैसे ही हमारे मार्जिन डाइल्यूट हो रहे हैं। सो मार्जिन को सेफ साइड में प्ले कर ही नहीं रहे, मार्जिन गए भाड़ में, हमें स्टोर खोलना है। वाई कांट वी फाइंड मैनेजमेंट पोजिशंस ऑन लिंक्डइन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मतलब कि मैनेजमेंट जो आपका है उसकी पोजीशंस वगैरह हम लिंक्डइन पे क्यों नहीं देख पाते कि लाइक वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं एंड जो भी चीज़ें। सो कंपनी अगेन ये चीज़ बोलती है कि हम जो है इंटरनली रिक्रूट करते हैं। स्टिल इंटरनली रिक्रूट करो, बाहर से लाओ, चलो ठीक है, पर लिंक्डइन पे तो सब अपना पोजीशन मेंशन करते ही है। ये चीज़ मतलब बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रहा है मुझे। एंड इंटरनल प्रमोशंस करते हैं, तो जैसे कि हमारा जो फ्लोर मैनेजर था वो 13 साल बाद में ग्रेडियल हेड बन गया। नो प्रॉब्लम्स, आप इंटरनल रिक्रूट लाइक इंटरनली आप प्रमोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इंसान की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग करो। अब आपने बस बोल दिया, आपने बस बताया नहीं क्यों अभी तक आपने एक एक रैंडमली आपने सीएफओ बना दिया। सो रीजंस तो आप दे नहीं रहे हो एंड आप बस बोले जा रहे हो। सो या एंड सेम चीज़ हम रीजनल मैनेजर्स के साथ भी करते हैं एंड सेम हम बिजनेस डेवलपमेंट हेड्स के साथ भी करते हैं। हम जो है इंटरनली ही प्रमोट करते जाते हैं। सो वन मोर थिंग, करो इंटरनली, अच्छी बात है, आपका सेम लॉयल्टी कल्चर मेंटेन रहेगा बट एक लेवल तक। एंड आपको देखना पड़ेगा जो इंसान ऑलरेडी काम कर रहा है वो किस लेवल का है, उसकी नॉलेज कितनी लेवल की है एंड वो किस लेवल पे काम करेगा। सो येस, एंड वन मोर थिंग कि फ्रेश टैलेंट ऑलवेज रिक्वायर्ड, यू नीड एक्सपर्टीज। आप इंटरनली कितना करोगे ये बताओ। आज अगर मैं गारंटी से ये चीज़ बोल सकती हूँ, आज अगर इनके सीईओ बाहर से एक्सटर्नली एक एक्सपर्टीज सीईओ होते ना, फार बेटर इम्प्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता था इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबल ग्रोथ। पता नहीं क्यों आई फील कि द थिंग्स आर गोइंग वेरी अनप्रोफेशनल, वेरी ब्रोकन, no strategies, no nothing, just store expansion, store expansion, store expansion, debt, fundraising, store expansion, nothing. ना marketing, ना brand building, उन सब पे तो फोकस ही नहीं है। So yes, ये चीज़ मैंने सब फील की है, दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू। एक हफ्ते से मैं ये सब में लगी पड़ी हूँ, इसका ये रिसर्च वो रिसर्च डेप्थ में, एंड तब जाके मैं आज आपको ये चीज़ें बोल रही हूँ। आपको भी करना है, आप भी समझो एंड मेक योर डिसीजन देन। एंड सीटीओ के बारे में पूछा है, सो चीफ टेक्निकल ऑफिसर जिसको बोलते हैं हम। सो सबकी अलग अलग सीटीओ हैं, इन्होंने यहाँ पे बोला है लाइक एसएपी हेड अलग है, एप्लीकेशंस हेड अलग है, पीओएस हेड अलग है। सो हाँ, मतलब आईटी फंक्शन ये अच्छा है, मतलब आपने अलग अलग कर रखा है। हाँ, एक हेड तो होना ही चाहिए। सो यहाँ एक हेड भी है इनका, मैं नाम भूल गई, बट हाँ एक हेड एक रहेगा एंड उसके अंदर डिफरेंट, सो एक अच्छी चीज़ है। अब ये बोल रहे हैं कि टीयर 3 और टीयर 4 सिटीज़ में आपकी मैन पावर अवेलेबिलिटी कैसी रहती है। सो यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्रॉब्लम्स आती है एंड 50% का आइट्रेशन है, 50% लोग छोड़ के चले जाते हैं। एंड अब जो है हम प्रोसेस ड्रिवन पे शिफ्ट हो गए हैं, मतलब कि हम बस प्रोसेस पे काम करते हैं, कोई भी नया बंदा आए
ना आए, हमारा स्टोर स्मूथली चलना चाहिए। एंड जैसे कोई आता है उसको 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग दे के रेडी कर देते हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल पे की बात की है कि लाइक अगर हमारे स्टोर मैनेजर ध्यान रखते हैं, स्टोर मैनेजर स्टाफ को जाने नहीं देते, तो हम उनको उनकी बेस सैलरी पे भी 10 से 40% का वेरिएबल पे देते हैं। सो उसकी वजह से वो मोटिवेशन बना रहता है। चलो ये तो अच्छी चीज़ है। एंड एट्रिशन इज स्टिल हाई। अब मुझे एट्रिशन का रीज़न जो लग रहा है ना, वो ये है कि सबसे बड़ी चीज़ तो सैलरी होती है। देखो, अगर स्टाफ इज़ लॉयल फॉर नो वन, एंड अगर उनको ज़्यादा सैलरी जहाँ मिल रही होगी वो वहाँ चले जाएंगे। बट वन मोर ऑल्सो थिंक कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आप शायद उनको प्रेशर में काम करवा रहे हो, तो ऑफकोर्स छोड़ के तो जाएंगे। सो ये एक चीज़ है। एनी प्लान फॉर फ्रेंचाइजी मॉडल? दे सेड नो। विंटर स्टॉक इज सफिशिएंट, तो इन्होंने बोला कि सम शॉर्टेज है हाई डिमांड की वजह से, बट हम जो है इसको फिल कर देंगे। या तो V2 क्या एक नया CEO हायर कर रहा है। सो द कंपनी सेड वी वांट CEOs ऑफ फायर सो फाउंडर्स कैन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। So Akash Agrawal is still a temporary CEO just to book that space. He is sitting there and जो contribution है CEO का, देखो स्टोर चलाना अलग चीज़ है, बट CEO का जो जॉब है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एंड क्रिएटिव जॉब है। लाइक वो सिर्फ एक एक्सपर्ट CEO ही कर सकता है। एंड पूरे कंपनी को चलाना एंड टू मैनेज ऑल योर 200 ब्रांचेस, सॉरी 200 स्टोर्स, CEO विल ओनली डू द थिंग जिसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस है। तो पिछले CEO तो अप्रैल में छोड़ के जा चुके हैं। एक चीज़ इन्होंने और बोली, चलो मुझे याद आ रही है, मैं बोल देती हूँ। इन्होंने सबके लिए बोला है कि हम जो है प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं सबको। एंड मतलब वो जो क्वेश्चन आता है ना कि आपके स्टाफ इतना जल्दी छोड़ के क्यों जाते हैं, सो द कंपनी सेड कि हम लोग जो है इनको प्रोबेशन पर डालते हैं, 6 महीने के प्रोबेशन पर डालते हैं। एंड हम देखते हैं कि इफ़ दे आर रियली वर्किंग गुड विद अस एंड जो हमारे कल्चर के साथ में सेट हो रहे कि नहीं हो रहे। जब मैंने रिसर्च किया एंड व्हाट आई फाउंड कि CEO जैसे पोजीशन, CFO जैसे पोजीशंस, इवन योर रिटेल हेड एंड योर दिस मार्केटिंग हेड एंड व्हाट वाज ऑल द पोजीशंस, जितने पोजीशंस मैंने बीच में बोली थी ना, योर रिटेल हेड, हेड ऑफ HR, IT हेड, इन्वेंट्री प्लानिंग हेड, प्रोडक्शन हेड, सोर्सिंग लीड एंड मर्चेंडाइजिंग कैटेगरी हेड, इन सब के प्रोबेशन होते ही नहीं है। राइट। सो यहाँ पे क्या पता चलता है ना, कंपनी को खुद को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसके प्रोबेशन होते हैं और किसके नहीं होते हैं। प्रोबेशन होता है मेजरली जैसे कैशियर हो गए, इन्वेंट्री से रिगार्डिंग जो आपके काम करते हैं, लाइक थोड़े से छोटे लेवल के जो होते हैं ना, उनके प्रोबेशन चलते हैं। बट इतने बड़े लेवल पे प्रोबेशन है ही नहीं। आई मीन ही इज द CEO, ही और शी इज द CEO। अगर उनको प्रोबेशन ही देना होगा वो क्यों ही आएंगे, मतलब वाई फिर इंटरव्यू लेना ही क्यों है। सो समझो चीज़ को, इतना प्रोफेशनल लेवल का वो है। एंड यहाँ प्रोबेशन नहीं होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। ये जब मैंने रिसर्च किया आई वॉज शॉक्ड कि प्रोबेशन नहीं हो रहा, देन वाई आर यू रियली टॉकिंग अबाउट प्रोबेशन, कि हमने प्रोबेशन पर रखा था एंड नहीं सेट हुआ तो नहीं नहीं किया कंटिन्यू। आई मीन कंपनी को खुद को नॉलेज नहीं है हायरिंग के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपका ये है मैनेजरियल पोजीशंस के रिगार्डिंग। वेरी अनप्रोफेशनल। राइट। सो या और क्या ही बोले, मतलब हाँ, कहाँ कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, हायरिंग अ CEO वाला। CEO नहीं है कंपनी के पास में, हाउ विल यू ओपन दिस मच ब्रांचेस, सॉरी स्टोर्स। एंड एक और चीज़ बताती हूँ, इनका FY28 तक का टारगेट है कि हम 2000 स्टोर्स खोलेंगे, 2000 स्टोर्स खोलेंगे FY28 तक। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द टारगेट, टारगेट शुड बी बिगर ओनली, मतलब बड़ा ही होना चाहिए टारगेट तो। बट आपके करंट हालात देख के मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप ये स्टोर्स भी संभाल पाओगे। राइट। एंड यू नीड समवन हु कैन रियली मैनेज ऑल दिस थिंग्स। एंड आई मीन विशाल, लुक एट विशाल मेगा मार्ट, 750 स्टोर के साथ में वो ऑल इंडिया लेवल पे एक्सपैंड कर चुके हैं। एंड तुम्हारा ही तो है ये विशाल मेगा मार्ट। ओके, वन मोर थिंग, वी मार्ट एंड दिस Akash Agarwal and all, they're family members. Okay, that is why you can find V all the way. And मतलब इनका तो घर का ही कंपटीशन है। राइट। सो एवरीथिंग इज लाइक फैमिली इन्वॉल्व है पूरी, मुझे ऐसा लग रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही है। एंड विशाल मेगा मार्ट देखो आप, इसको 2011 में बेचा है एंड इसको नए जो थे कंपनी, उन्होंने क्या बना दिया है इसको, आई मीन क्या बना दिया है। एंड 750 स्टोर लगभग ये ऑपरेट कर रहे हैं, 742 और समथिंग नंबर है, तो वो ऑपरेट करे इतना एफिशिएंटली। विशाल मेगा मार्ट इज़ रियली एन इमोशन। एंड आप बात करें 2000 स्टोर की, स्टिल आपके इतने बकवास फंडामेंटल्स है, इतने बकवास मैनेजमेंट है आपका, कैसे करोगे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। एंड मुझे अब डाउट आ गया, मतलब पहले जो आपने विशाल मेगा मार्ट के साथ किया था, आप डेट फंसा के कहीं बेच बचा के ना निकल जाओ, मुझे तो अब डाउट भी आ रहा है। मुझे अभी और बहुत सारे क्वार्टर स्टडी करने पड़ेंगे वीडियो डिटेल के, एंड थिंग्स विल नॉट गोना वर्क आउट फॉर सो लॉन्ग। अगर ये हालात रहे तो नहीं रहेगा, मेरे साइड से तो नहीं रहेगा। आपका आप देखो, आपको अगर वीडियो डिटेल पसंद आ रहा है, गो विद इट। आपको लग रहा है ठीक है चीज़ें, गो विद इट, मुझे क्या लेना देना, मतलब आपका पैसा है, आपको जहाँ इन्वेस्ट करना है करो, बट मेरे ओपिनियंस के अकॉर्डिंग नो। So yeah, with that, the next question is ROE and ROCE outlook for FY28. So pre-Ind AS ROE last year हमारा 27% था, and हम जैसे कि थोड़ा सा 2000 to 2500 स्टोर्स देख रहे हैं ना, 2 से 2500 स्टोर्स हम FY28 तक ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि करंट हालात देख के मुझे तो नहीं लग रहा सस्टेनेबल हो पाएगा। एंड यहाँ पे जो है हम लॉन्ग टर्म ROE 20% से ज़्यादा का टारगेट करें, तो चलो ये तो ठीक चीज़ है। एंड अगर आप देखोगे ना, 2000 से 2500 स्टोर खोलने के लिए इनको 4 से 5000 करोड़ का केपेक्स चाहिए, राइट। कहाँ से, मतलब उसका सोर्स क्या है। मतलब मेरे को ना यही प्रॉब्लम है कि आप बात तो कर रहे हो कि आपको पहुंचना कहाँ है, बट आपको कैसे पहुंचना है उसके बारे में कोई आपका गाइडेंस ही नहीं, कोई अपडेट ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। यही मेरा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। मतलब आपको करना तो ये है, पर करोगे कैसे उसके बारे में तो बात करो। आपको 2000 स्टोर तो खोलने हैं, बट उसका पैसा कहाँ से लाओगे, उसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे। FY28 ये रहा, FY28, FY26 खत्म होने वाला है, FY27, FY28 ये रहा, FY28। अब कैसे करोगे, आपके पास अभी तक अगर कोई रोड मैप नहीं है, और स्टिल हैविंग अ बिग टारगेट। आप खुद सोच सकते हो किस लेवल पे इनका मैनेजमेंट काम कर रहा है। इस टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर रेडी फॉर द स्केल, मतलब आप जो स्केल की बात कर रहे हो 2000 स्टोर, सो जो टॉप मैनेजमेंट है क्या वो रेडी है। सो कंपनी ये बोलती है कि वेंडर बेस जो हमने बढ़ा दिया है, अभी हमारे साथ लगभग 250 वेंडर्स काम करेंगे, और हमने जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है और जो न्यू स्टोर ओपनिंग टीम है उसको भी बढ़ा दी है। अब देखो, क्वेश्चन पूछा गया था टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट में आपके CEO CFO ये सब लेवल के आ गए ना, CTO एंड ऑल द थिंग्स। ये पूछा गया है टॉप मैनेजमेंट के बारे में, ये रिप्लाई कर रहे हैं वेंडर के बारे में। व्हाट, वेंडर ठीक है, वो आपके हिस्से में आएगा, बट क्वेश्चन आपका टॉप मैनेजमेंट में पूछा गया है, टॉप मैनेजमेंट के बारे में आंसर ही नहीं है, क्या करेंगे, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा। विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द की रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है। तो इन्वेंट्री का रिस्क है, एंड रॉन्ग लोकेशन एंड असॉर्टमेंट का रिस्क है। इन्वेंट्री हमने भर दी एंड वो चल नहीं रही है, सो उसका सबसे बड़ा रिस्क है। एंड लोकेशन, किस लोकेशन पे हम ओपन कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा रिस्क है। अगर मान लो हम गलत लोकेशन पे ओपन कर देते हैं एंड फालतू का रेंट भी गया एंड ऑल द थिंग्स। एंड असॉर्टमेंट, तो ये तो बेसिक रिस्क है, कुछ ज़्यादा मतलब, हाँ इन्वेंट्री रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है, बाकी तो आपके बेसिक हर, ये तो हर रिटेल के, हर अप्रैल रिटेल के बिजनेस में आएंगे, राइट। सो या अब वो जो ग्रोथ की बात मैंने की थी ना, तो ग्रोथ कंस्ट्रक्ट के बारे में ही बोल रहे हैं कि अगर हमको 50% रेवेन्यू ग्रोथ लाना होता है, तो हमको 8 से 10% का SSG करना पड़ेगा, और 40% जो हमारे नए स्टोर का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। हमारे मान लो कि 100 रुपये कमाने, उसमें से 40% जो रेवेन्यू है, 40 रुपये जो है न्यू स्टोर से आना चाहिए, तब हमारा जो है 50% का ग्रोथ अचीव होगा। अब वो नए स्टोर से आने के लिए इनको लगभग 60 से 70% न्यू स्टोर एरिया चाहिए, एंड बचा पीछे 30 से 40% वो आपके पुराने स्टोर का एरिया चाहिए। सो अगेन नंबर्स, मतलब इतना हैवी, मतलब नए स्टोर पे आप कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जस्ट फॉर 50% ग्रोथ, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। एंड आपके नए स्टोर कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है उसके रिगार्डिंग तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सो या बस नए स्टोर खोल के भूल जाओ, नए स्टोर खोलते रहो, नए स्टोर खोल के भूल जाओ, नए स्टोर खोलते रहो, ये कहानी चल रही है।
Will gross margin be kept stable at 28 to 29%? 28 to 29% पे कोई gross margin stable रहेंगे क्या? So the company said goal हमारा PSF को मैक्सिमाइज करना है, एंड जब PSF मैक्सिमाइज होगा थोड़ा आपके ग्रॉस मार्जिन ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएंगे. अगर मान लो PSF बढ़ रहा है, ग्रॉस मार्जिन नहीं बढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, है ना. सो ये एक यहाँ पे अच्छी चीज़ है. मतलब PSF तो ऑफकोर्स दैट शुड बी इन देयर टारगेट. एंड सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जब आप फास्ट स्केलिंग करते हो? तो मोटिवेशन और कल्चर, ये दो प्रॉब्लम्स इन्होंने बोली है, विच इज़ येस जेन्युइन. बट उससे भी बड़ा मैं आपको बोलूँगी, आप पहले अपना मैनेजमेंट ठीक करो. एंड मैनेजमेंट रिस्क सबसे बड़ा रिस्क है यहाँ पे. जिस स्पीड से आप एक्सपैंड कर रहे हो दैट इज़ नॉट अ हेल्दी स्पीड. मतलब खोलो 150 स्टोर, बट अच्छे मैनेजमेंट के साथ खोलो. आपके पास ना अच्छा मैनेजमेंट है और ना ही आपके पास कोई प्लान है 150 स्टोर खोलने का. सो या प्लीज़ लुक आफ्टर दैट. Will company benefit from GST cut in value chain? So value chain मतलब आपको वेंडर से कोई बेनिफिट मिलेगा. So the company said no, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. वेंडर ने भी प्राइस बढ़ा दी है, एंड हमको भी हमारा धागा वागा जो है बहुत महंगे में पड़ रहा है. So yeah, if GST benefit comes later, will V2 retain it? GST benefit अगर बाद में आता है तो क्या वो V2 उसको रिटेन करेगा? So कंपनी सेड कि नहीं, हम उसको जो है कस्टमर को ही पास ऑन कर देंगे, लाइक बजाज टाइप, राइट. एंड अब तक जितना है वो हम ऑलरेडी कस्टमर को पास ऑन कर चुके हैं. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम आइटम्स अबाउ 1000 रुपीज MRP? कितना परसेंट रेवेन्यू आपको 1000 रुपीज के MRP से आता है? तो 6%. मतलब V2 रिटेल थोड़ा सा प्रीमियम सेक्शन में बहुत ही कम है, 6% का जस्ट आपका रेवेन्यू आ रहा है. सो या अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है. मतलब अगर इनको आज अगर ये अपनी 200 की चीज़ 300 में कर देंगे ना, लोग आके क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन छोड़ो, लोग खरीदेंगे नहीं, कदम ही नहीं रखेंगे, दोबारा शक्ल ही नहीं देखेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. सो प्राइसिंग पावर नहीं है क्योंकि ब्रांड वैल्यू नहीं है, राइट. वो उस वजह से थिंग्स आर मेसिंग अप. अब मतलब अगर आप ओवरऑल देखोगे तो पहले ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें देख लेते हैं, लाइक बिजनेस इज ग्रोइंग एट गुड गुड लाइक नंबर्स, रेवेन्यू एटलीस्ट ग्रोइंग एट गुड परसेंट. बट उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया है. स्टडी दैट रीज़न, मुझे बताना कि लाइक वो रीज़न जाने के बाद व्हाट यू आर थिंकिंग, बताना मुझे. एंड इन्वेंट्री एजिंग इनकी कम हो गई है. आई थिंक क्वेश्चन में कहीं नहीं आया, बट 24% की पहले इनकी इन्वेंट्री जो है खराब, मतलब बिकती नहीं थी. अब वो जो है 1% पे आ गई है. चलो ये तो अच्छी बात है कि आपके पास कपड़े हैं. ट्रेंड मान लो चेंज होते रहते हैं, ट्रेंड का रिस्क तो है ही. मतलब मैं खुद देख लो, मैं खुद एक जेंजी हूँ, मैं भी बहुत ट्रेंड चेंज करती हूँ अपने. मेरा भी कोई फिक्स नहीं है. हाँ, वीडियो में इतने नहीं दिखते हैं आपको, बट मेरा कोई वो थोड़ी ना फैशन शो थोड़ी चला रखा है मैंने. बट वो ये है कि आज मैं कुछ और पसंद करी हूँ, कल मैं कुछ और पसंद करूँगी. तो इन्वेंट्री का तो लेकर है ही, बट ऑल्सो कि इन्होंने इन्वेंट्री एजिंग को एटलीस्ट कम किया, 24% से 1% पाया. इन्होंने एक और चीज़ बोली थी कि हम स्टाफ को ना इंसेंटिव देते हैं कि इसको निकालो, इसको ख़त्म करो यहाँ से. गलत असॉर्टमेंट अगर हो गया, गलत इन्वेंट्री आ गई, इसको हटाओ. 10 से 15% हम उसको इंसेंटिव दे के ख़त्म करते हैं. तो इसलिए आप उसको ज़बरदस्ती बेच रहे हो, बिक तो रहा नहीं है, ज़बरदस्ती बेच रहे हो. सो वो तो एक चीज़ है, बट स्टिल इन्वेंट्री एजिंग थोड़ी सी कम हो गई है. वेंडर डिस्काउंट से इनको कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है. एंड मतलब इनका जो 800 का PSF है ना, अगर जेन्युइनली इतना कर रहे हैं, अनरियल तो है बट अगर जेन्युइनली इतना कर रहे हैं तो अच्छा है. मतलब ओवरऑल आई थिंक ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कंपनी अचीव कर पा रही है, एंड आगे चल के भी हो जाएंगे. बट द नेगेटिव पॉइंट्स आर वेरी वेरी मच. सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है. आई मीन QIP से आप वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हो, इससे ज़्यादा रिस्की पॉइंट और क्या होगा. एंड इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है कंपनी की. इन्वेंट्री इज़ द रियल रिस्क. मतलब ये बात ऑलरेडी मैनेजमेंट बोल चुके हैं. सो इन्वेंट्री के रिगार्डिंग बहुत बड़ा रिस्क है. मैनेजमेंट वो तो मैं आपको पूरे वीडियो में बोलती आ रही हूँ, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग है. इनका हायरिंग इज़ दी लाइक अनप्रोफेशनल अगेन. सो मेरे मुंह से वर्ड रुक ही नहीं रहा निकलना, क्योंकि आई एम फीलिंग दैट, राइट. सो स्टोर एक्सपेंशन बहुत ही फास्ट है. अरे यार, आप खुद सोचो, आप ना ये 150 नंबर देख के इतना खुश तो हो रहे हो. खुश होना भी चाहिए, चलो अच्छी बात है. कोई और कंपनी इतना अच्छे से करी है, दैट इज़ वेरी 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 गुड. करना है 150 स्टोर करना है, दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड टारगेट. बट किस मैनेजमेंट के साथ कर रहे हो, किस बैंडविड्थ पे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो,
उसके रिगार्डिंग मतलब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। एंड आप खुद देखो मैनेजमेंट के क्या हालात चल रहे हैं, राइट। एंड आप इसके साथ में खुद आप सोचो 150 स्टोर आप साल के खोल रहे हो, एंड उसको चलाने वाला, उसको संभालने वाला सीईओ जो है ही नहीं। मतलब आकाश इज लाइक अ टेम्परेरी सीईओ, मिस्टर आकाश अग्रवाल। सो व्हाट, स्टोर एक्सपेंशन बहुत फास्ट है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ संभाल ही नहीं पा रहे, बहुत स्ट्रेच हो गया है मैनेजमेंट का बैंडविड्थ। एंड आइट्रेशन कितना ज़्यादा है, एंड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से जो एएसपी और एवरेज बिल वैल्यू में चेंज आया है वो आप थोड़ा सा देखना। एंड न्यू न्यू स्टेट्स एकदम जल्दी से न्यू स्टेट्स में घुस रहे हैं, बहुत जल्दी घुस रहे हैं। स्टडी तो करो ज्योग्राफी को। आई मीन विशाल मेगा मार्ट की ग्रोथ देखो आप कैसी है, स्लो एंड स्टडी। यस एग्रेसिव था, बट बहुत अच्छा मतलब सस्टेनेबल ग्रोथ उन्होंने किया है। तो वी टू रिटेल भी तो वहीं से निकल के आ रहा है। आपने इतने सालों में क्यों इतने सालों में आपने एग्रेसिव एक्सपेंशन नहीं किया, एंड रैंडमली आप इतना एग्रेसिव कर रहे हो। चलो मानते हैं कि आपको अपने कंपटीटर से आगे भागना है, पर ऐसे 86% ग्रोथ का, चलो वो सबको अच्छा लग रहा है सुनने में देखने में, अंदर देखो, राइट। फ्यूचर डिल्यूशन ये कर सकते हैं, बहुत हाई चांसेस है। बहुत डेट पे कंपनी चल रही है, बहुत स्टोर एक्सपेंशन का नंबर बहुत ज़्यादा हाई है। सो उसके लिए या तो डेट रेस करेगी या डिल्यूशन करेगी। सो यस, एंड 1 मंथ ब्रेक इवन में ये लोग क्लेम तो कर रहे हैं, बट स्टिल दैट इज़ डाउटफुल मेरे साइड से। एंड सबसे बड़ा, एक तो क्यूआईबी का पैसा डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल में जा रहा है। सो यार दीज आर ऑल द पॉइंट्स जहाँ चीज़ें गड़बड़ कर रही है, एंड ब्रोकन है कंपनी अंदर से, बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट है ही नहीं कुछ, एंड थिंग्स आर रियली नॉट वर्किंग गुड। मुझे लिटरली नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या सोच के, क्या देख के, सिर्फ 86%, सिर्फ योर पैड पॉजिटिव हो गया वो देख के, स्टोर एक्सपेंशन देख के, एसी लगा रहा है ये देख के, अच्छा मतलब बड़े बड़े स्टोर खोल रहा है ये देख के आप कंपनी में अगर जा रहे हो तो मेरे पास वर्ड्स नहीं है। एंड ये सब पढ़ने के बाद में, सुनो सुनो देखो, अगर मैं ना सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टडी करती ना, मैं भी आपके जैसी बात बोलती, मैं भी ये बोलती वाह क्या कंपनी है, कितना अच्छा एक्सपेंशन कर रही है, 86% से ग्रो कर रही है, वाह। बट ये पढ़ने के बाद में, ये सब चीज़ें मैंने पढ़ी है, इन डेप्थ रिसर्च किया है, चीज़ें समझी है, एंड इनकी सबसे ज़्यादा तो मैंने ब्रांड वैल्यू को स्टडी किया है। ये सब समझने के बाद में आई फील वो सब बस फ्लैशी चीज़ें है। वो मुझे ऐसा लग रहा है वो इन्वेस्टर को मैनिपुलेट करने के लिए वो सब ना बहुत ही फ्लैशी नंबर्स है। बट ये सब पढ़ने के बाद में वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे अगर अंदर से चीज़ें नहीं अच्छी लग रही, हाउ वुड आई गो टू द कंपनी, राइट। फॉर मी डेटा एंड लॉजिक्स, कॉमन सेंस एंड रिसर्च ओवरऑल, ये सब साथ में मिलके जब काम करता है ना, then I can build conviction in a company. डेटा, फंडामेंटल्स एंड कॉमन सेंस एंड लॉजिक्स, ये चार चीज़ें जब साथ में काम करेगी ना, तब यू विल बी एबल टू फाइंड अ गुड कंपनी। आई मीन अब बाकियों का सुन के सिर्फ वी टू रिटेल पे सारे यूट्यूब के वीडियो एक तरफ, एंड आई थिंक ये वीडियो एक तरफ, किसी का मैंने अभी तक, ये सामने चीज़ें है मेरे, एंड अभी तक किसी ने ये सब चीज़ें हाईलाइट नहीं करी, वाई। एंड सारे वीडियोस एक तरफ, ये वीडियो मेरा वीडियो एक तरफ पूरे यूट्यूब पे। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मेरा वीडियो कभी भी बंद हो सकता है, मतलब बहुत देर का वीडियो हो गया है, कभी बंद हो सकता है। मैं फटाफट थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। आपको अच्छा लगे वीडियो डिटेल सुन के, वीडियो सुन के बुरा लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो चीज़ें मेरे सामने आई है ना, दैट आर रियली शॉकिंग। एंड मेरा चलो वो तो छोड़ ही दो, मतलब कि मेरे सामने आ गई वो तो छोड़ ही दो। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो क्वेश्चन कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं कि आपने सीएफओ ये क्यों रखा, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं कि आप 2000 का स्टोर का टारगेट अचीव कैसे करोगे। पूरे यूट्यूब पे ये क्वेश्चन किसी का है ही नहीं। मतलब आर यू रियली आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट, मतलब दिख क्यों नहीं रही आपको चीज़ें। मेरा यही कहना है, पढ़ो, खुद के बेसिस पे पढ़ो। मैंने किसी का वीडियो सुन के नहीं निकाला, वीडियो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कहाँ से निकालूंगी मैं,
खुद पढ़ पढ़ के एक हफ्ते से मैं इस पर लगी हुई हूँ और मुझे ये सारी चीज़ें मिली है, राइट? सो यस, द रिजल्ट इज टेरिबल फॉर मी। मुझे नहीं पता आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, मैंने जिस पर्सपेक्टिव से, जिस लेंस से देखा है, नथिंग इज वर्किंग आउट, राइट? हाँ, कुछ कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बीटी रिटेल इज डूइंग गुड, बट फंडामेंटल्स पे जब आप बात करते हो, मैनेजमेंट पे जब आप बात करते हो, आपको मैनेजमेंट का सुनना ज़रूर है, बट आपको अंदर नहीं देखना कि मैनेजमेंट कौन है, वो तो देखो एक बार जाके। बहुत सड़ी लग रही है एंड इट्स टू लेट, बट स्टिल मेरा बहुत मतलब आई बिलीव आई हैव डिलीवर्ड दी बेस्ट स्टडीज़ ऑफ माइंड। मैंने बहुत वीडियो डिटेल पे स्टडी करके एंड ये सारी चीज़ें आपके सामने लेके आई हूँ। सो प्लीज़ डोंट बी डम्ब विद योर मनी, हार्ड अर्न मनी, एंड या मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। ऑल द रिजल्ट, ऑल द ओपिनियन, ऑल द वीडियोज़ आर इन फ्रंट ऑफ यू एंड आप खुद देख लेना, खुद जज कर लेना। चलो मेरा छोड़ो यार, मतलब एक हफ्ते से आप जाके प्राइस देख लो, अगर ठीक हो रहा है तो। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ना, जो एक्चुअल में मार्केट हिलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो हमसे कहीं पहले ये चीज़ जान चुके हैं। लगभग एक महीने से वीडियो रिटेल का प्राइस हिल ही नहीं रहा है, रिजल्ट से पहले भागना शुरू कर देता है, लाइक क्यूपिड। अगर इसने एक्चुअल में कुछ अच्छा किया होता, और क्या वैलिडेशन चाहिए आपको? मार्केट ने वैलिडेट कर दिया है, क्या वैलिडेशन चाहिए आपको? अरे वैलिडेशन सीख करना बंद करो, खुद की स्टडी करो। मैंने तो किसी का वैलिडेशन सीख नहीं किया। रिजल्ट आपका जिस दिन, आई थिंक सैटरडे और सम फ्राइडे नाइट आया था, सैटरडे मैंने स्टडी किया, संडे मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था एंड मंडे से आपको दिख गया होगा क्या रिजल्ट था क्या नहीं, मतलब इन दी मार्केट, इन दी टर्म्स ऑफ प्राइजेस। सो मैंने तो किसी का वैलिडेशन सीख नहीं किया। मतलब लुक एट मी, लाइक मैं अगर 19 साल की एज पे, मैं कोई बहुत पुरानी थोड़ी ना मार्केट में। मैंने खुद ने स्टडी अभी, लाइक आप मैक्स टू मैक्स मान के चलो, मैक्स टू मैक्स मान के चलो 1.5 या 2 साल हुए मुझे पढ़ते हुए, ठीक है? अगर मैं ये चीज़ें समझ सकती हूँ, वाई कांट यू? मैंने खुद के बेसिस पे, खुद के अंडरस्टैंडिंग पे ये ओपिनियंस निकाले हैं। ओपिनियन अगर मेरे हो सकते हैं इस तरीके से, सिर्फ कॉन कॉल और सिर्फ रिजल्ट पढ़ के, तो आपके क्यों नहीं हो सकते, है ना? सो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, फ्लैशी नंबर्स, फ्लैशी शब्दों पे मत जाओ एंड रीड बाय योर सेल्फ, अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ। स्टिल अगर आपको वीडियो डिटेल अच्छा लग रहा है ना, करो, मैं कौन होती हूँ आपको बोलने वाली, बट अंडरस्टैंड कि डेप्थ में जाके समझो, है ना? उसके बाद में अपना डिसीजन बनाओ। आप